नमस्कार, मेरा नाम लोकेंद्र है और आज डॉक्टर शिखा मील बराला हमारे स्टूडियो में पधारी हैं। कांग्रेस की नेता हैं और चौमू विधानसभा क्षेत्र से पहली बार की एमएलए हैं। तो आज शिखा जी के साथ में खूब सारी बातचीत होगी, उनकी लाइफ की जर्नी के बारे में जानेंगे। और शिखा जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि आपने इससे पहले कभी पॉडकास्ट किया है या फिर किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है? ये एक नया फॉर्मेट है। थैंक यू लोकेंद्र जी, आपने मुझे याद किया और इस स्टूडियो में बुलाया। पॉडकास्ट हाँ, मेरे लिए भी नया एक्सपीरियंस है। पहले एक ऑडियो पॉडकास्ट ज़रूर हो चुका है, उसका मैं भाग बन चुकी हूँ। और चूँकि बहुत ज़्यादा ये प्रचलित भी नहीं है, बहुत जो एजुकेटेड लोग हैं या उनमें प्रचलित है, अभी भी उस लाइन तक पहुँचना आपका पॉडकास्ट बाकी है जहाँ तक और सोशल मीडिया पहुँच चुका है। तो मेरे लिए और बहुत सारे लोगों के लिए ये नया ही एक्सपीरियंस होगा। एक बार मैं रिपोर्टिंग के सिलसिले में किसी रैली में गया हुआ था, विद्याधर नगर स्टेडियम में वो रैली थी। तो वहाँ मैंने देखा कि जो आगे पंडाल में जो आगे का हिस्सा है जो महिलाओं के बैठने के लिए था, तो वहाँ पे 4-5 महिलाएं थी। मुझे लगा कि ये पढ़ी लिखी महिलाएं हैं और इनसे मुद्दों पर बातचीत हो जाएगी। तो वहाँ पर जब मैंने बात की तो पता चला कि 4-5 जो महिलाएं वो सारी की सारी डॉक्टर हैं और उन्हीं में से एक नाम निकल के आया, डॉक्टर शिखा मील बराला। ऑफ कैमरा मुझे पता चला कि आप सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, डॉक्टर भी हैं। तो वहाँ मेरी आपके साथ में बातचीत हुई मुद्दों पे खूब सारी, आपको याद होगा वो। और मुझे लगता है शायद वो आपकी पहली पॉलिटिकल बाइट होगी। हाँ, पहले बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल नहीं थी मैं। तो ये मैंने कहा भी बाद में दोस्तों को कि जब आप एमएलए बन गए कि देखिए इनका जो पहला पॉलिटिकल बाइट है वो मैंने किया था। दूसरा एक्सपीरियंस था कि उसके बाद में आप कांग्रेस की सचिव बन गई थी और फिर मैं एक बार रिपोर्टिंग के सिलसिले में सीकर गया हुआ था। शाम के वक्त हम जयपुर लौट रहे थे और चौमू के आसपास हाईवे पे आपके बड़े बड़े होर्डिंग्स हमें दिखाई दिए। तो मुझे याद आया कि शिखा जी कांग्रेस की सेक्रेटरी बन गई हैं। तो मेरे साथ जो सज्जन थे उनको बराला हॉस्पिटल में किसी से मिलना था और हमारी गाड़ी वहाँ बराला हॉस्पिटल पहुँचती है। तो मेरे पास में एक नंबर था आपकी ननद का, डॉक्टर अनु। तो मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैं वहाँ बैठा बैठा बोर हो रहा था, तो मैंने कहा मैं आपके हॉस्पिटल आया हूँ। डॉक्टर अनु ने मुझे वहाँ रिसीव किया और उनका जो अतिथि सत्कार था, क्या ना क्या पीछे हमारा घर है, आप हमारे घर भी चलिए। तो मैं आपके घर पहुंचा और उसके बाद में आपके परिवार के लोग मिले, डॉक्टर जीएल बराला, डॉक्टर हनुमान बराला, सरवन बराला। और पता चला कि बराला परिवार में होने का मतलब डॉक्टर होना है। उस टाइम डॉक्टर का प्रोटेस्ट चल रहा था अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ हेल्थ बिल पे। तो वापस से एक बार फिर कैमरा और माइक ऑन हो गया, आपके साथ में फिर से खूब सारी बातचीत हुई। और मुझे एक बात अच्छी लगी आपकी कि आप पेशेवर डॉक्टर थी, हैं, कांग्रेस की लीडर भी थी, लेकिन आपने कहा कि डॉक्टर्स बिल पे मैं बेशक कांग्रेस की नेता हूं, लेकिन मैं मेरी डॉक्टर कम्युनिटी के साथ खड़ी हूं। तो ये जो स्टैंड है, आपका स्टैंड लेने का तरीका है, मैंने फिर सोचा कि देखिए पॉलिटिशियंस के साथ में क्या होता है कि स्टैंड लेने में थोड़ा जो है ना बड़ा कच्चा मामला रहता है। स्टैंड ले या नहीं ले, गोलमोल बात कर देते हैं। और आपने बहुत साफ साफ कहा था कि मैं भले कांग्रेस की लीडर हूं लेकिन मैं मेरी डॉक्टर कम्युनिटी के साथ। तो ये जो सोच है, मतलब पॉलिटिक्स में आप इम्प्लीमेंट कर रही हैं, आपको नहीं लगता कि कभी कभार नुकसान हो जाएगा इतना क्लियर स्टैंड लेना? हाँ, मतलब ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। जैसा मैंने अभी कहा कि पॉलिटिक्स मेरे लिए प्रोफेशन नहीं है और मेरा कभी बहुत पॉलिटिकल ऐसी कोई इंटेंशन भी नहीं था कि एमएलए एमपी पॉलिटिक्स में इस तरह से जाना। ये सिर्फ एक सेवा का कुछ जर्नी थी जो चलते चलते आज यहाँ पहुँच गई। मैं खुद, मेरा पीहर भी, वहाँ भी डॉक्टर फैमिली है, ससुराल भी डॉक्टर फैमिली, और लोगों से मिलजुल रहे थे सब कुछ। फिर पता लगा कुछ सोशल रिफॉर्म्स में भी आना चाहिए क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, तो मेरे को लोगों तक पहुँचना चाहिए। ऐसे करते करते लगा कि मैं तो मतलब हम लोग पीढ़ियों से ही हमने कांग्रेस विचारधारा देखी है, तो कि हम एक बेटर प्लेटफॉर्म, बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है तो हम लोगों के लिए कुछ और अच्छा कर सकते हैं। तो इस तरह से करते करते इसमें आगे बढ़े। इसीलिए कभी मुझे पॉलिटिक्स मेरे लिए मजबूरी नहीं है। जहाँ मुझे लगता है कि मैं अपने विचारों को या अपनी बातों को दबाकर कुछ गलत बात कहूँ मेरे फ़ायदे के लिए, तो वो एक बहुत ही स्वार्थ स्टैंड हो जाएगा, स्वार्थ वाला। क्या लगता है कि जो डॉक्टर शिखा का जो अंदाज है स्टैंड लेने वाला एकदम, तो वो लगातार बरकरार रहेगा पॉलिटिक्स में, या फिर सियासत में होता क्या है कि धीरे धीरे हम सियासत हमारे भीतर घुसती जाती है, नेता बदल जाते हैं, नेचर बदल जाता है, फितरत बदल जाती है। तो क्या विजन है इन सारी चीज़ों को लेके? परिवर्तन तो देखिए सरकार पूरे मतलब जो संसार है उसका नियम है, पर जो हमारी फितरत है वो मुझे लगता है नहीं बदलती है। तो फितरत, क्योंकि मैंने जैसे बताया कांग्रेस के बहुत सारे लीडर्स ऐसे हैं जो हमारे लिए इंस्पिरेशन हैं,
तो उन लोगों से ही हमने सीखा कि अपने जो स्टैंड है उस पर मजबूती से रहें। फ़ायदा नुकसान तो किसने देखा है, आज जो हमें हो सकता है नुकसान लग रहा है वो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए फ़ायदा बन जाए। तो इन चीज़ों से परे हटकर जो सही है उसको सही कहना, वही स्टैंड अगर हम रखते हैं, जैसे आरटीएच की आपने बात करी, तो उस वक्त बहुत लोगों ने कहा कि आप एक तरफ तो मतलब कांग्रेस से जुड़े हो, एक तरफ इसमें खड़े हो। तो बिल्कुल आरटीएच में साफ़ सुथरी बात ये थी कि भाई डॉक्टर्स, मैं मेरी जड़ें वहाँ हैं, उससे मैं उठी हूँ, लोगों से जुड़ी हूँ। तो उसमें जो भी कमियां हैं वो सरकार सुने और इस बिल को ज़रूर लाए, पर एक नए रूप में लाए, ताकि डॉक्टर्स के भी इंटरेस्ट में हो, जनता के भी इंटरेस्ट में हो। और सरकार का डेफिनेटली एक विजन था और अभी भी है, होना चाहिए, आरटीएच को तो लागू करना चाहिए आपकी सरकार को भी, क्योंकि गहलोत जी का एक बहुत अच्छा वो सोच थी। तो नए तरीके से लाना चाहिए और सरकार ने माना। बहुत बड़प्पन मानती हूँ मैं गहलोत साहब का। एक और कमाल की बात है कि जो मैं अपने बारे में कहता हूँ कि जब मैं आपसे पहली बार मिला तो आप डॉक्टर और सोशल एक्टिविस्ट थी, दूसरी बार मिला तो आप कांग्रेस की सचिव बन गई, अब तीसरी बार आपसे बातचीत हो रही थी आप विधायक बन गई। तो आपको ये लगता नहीं है कि मैं आपके लिए लकी हूँ कि जब आपसे बातचीत होती है तो आपको एक नई अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है? तो कैसे देखती है कि चौथी टाइम जब आपसे बातचीत हो तो डॉक्टर शिखा मील बराला आपको किस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में देखती हैं खुद को? चलिए, ये चीज़ तो आपने मेरे दिमाग में बहुत अच्छी डाली और अब तो मैं खुद आपसे रेगुलर टच में रहने की कोशिश करूँगी। तो नहीं होता है ना कि मैं नहीं, बिल्कुल लकी चांस होते हैं। हाँ, तो तीसरी बार आपसे मिला और इतनी जल्दी, शायद 1 साल पहले आप कांग्रेस की सचिव बनी, तुरंत टिकट मिल गया, तुरंत एमएलए भी बन गई, तो ये एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में। बिल्कुल, जो अपना मिलना हुआ जल्दी जल्दी हुआ और ये भी शॉर्ट में हो गया। हालांकि मैं मतलब 2020 से करीब 5-7 साल से पार्टी से जुड़ी थी, पर धीरे धीरे उस बेसिस पे हाँ ठीक है सचिव बनाया, पार्टी को लगा कि मुझे जिम्मेदारी देनी चाहिए, फिर उन्हें लगा कि एक ऐसी सीट पर उनको मौका देना चाहिए और मैं बहुत शुक्रगुजार मतलब ताउम्र रहूँगी। मैं कभी ये नहीं कह सकती कि किसी दिन मुझे हो सकता है कोई जिम्मेदारी ना मिले पार्टी की तरफ से, तो मैं उन्हें ये नहीं कह सकती कि आपने मुझे कुछ नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना बड़ा मौका दिया है। एक ऐसी सीट जो पूरे राजस्थान में सबसे हॉट सीट थी, वहाँ पे उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, तो उसके लिए तो मैं शुक्रगुजार रहूँगी और आपकी भी शुक्रगुजार रहूँगी कि तो देखिए, हम तो चाहते हैं कि आप चौथी बार भी जब मेरे साथ में बातचीत के लिए बैठे तो एक बहुत अच्छी जिम्मेदारी के साथ में और विधायक से बड़ा पोर्टफोलियो आपका हो, चलिए, तो फिर उसके बाद में बिल्कुल यही है, आमीन। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, मैं आपके पूरे परिवार से मिला हुआ हूँ और जितने भी लोग हैं आपके परिवार में, आपके ससुर जी हैं डॉक्टर जीएल बराला जी, और बड़ा स्ट्रगल करके उन्होंने चौमू को एक मेडिकल सिटी बना दिया और चौमू की जो हेल्थ सर्विस है पूरे राजस्थान में जानी जाती है। एक और चीज़ देखने को, देखिए चौमू बेसिकली रूरल एरिया है और आप उस बैकग्राउंड से आती हैं, खेती किसानी वाला समाज, पशुपालन वाला समाज, कई तरह की सामाजिक बुराइयां होती हैं। मैं जब आपके परिवार से मिला तो मुझे एक ओपन कल्चर देखने को मिला पूरे परिवार में। आप अपने ससुर के साथ बैठी थी, आपने मतलब एक वुमेन एम्पावरमेंट का जो एग्जाम्पल है वो मैं आपके परिवार को कहता हूँ। तो ये माहौल पूरे परिवार में कैसे डेवलप हुआ? आपके परिवार में 15-20 डॉक्टर हैं शायद, तो थोड़ा परिवार के बारे में बताइए। इसमें तो एक तो मैं बहुत ही फॉर्चुनेट रही कि मुझे मेरे ससुराल में आने के बाद कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि मैं ससुराल में हूँ, पीहर में नहीं हूँ, जैसा आपने बताया। हमारे जो पिताजी हैं डॉक्टर जीएल बराला, उनके संघर्ष उन्होंने किए, पर वो हमेशा ज़मीन से, आज तक वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, उन लोगों से जुड़े हुए हैं और यही सीख उन्होंने हमें दी कि हमने आज आपको कुछ बनाकर दिया है, आप उसे मेंटेन करो या बढ़ाओ, या आप पर है, पर उम्मीद ये है कि आप लोग उसे कम से कम घटाओ नहीं। तो यही उनकी सीख थी। पिताजी वगैरह हमारे 4 भाई हैं, पिताजी हैं, फिर दूसरे चारों डॉक्टर हैं। दादाजी हमारे किसान थे और उस पूरे एरिया के एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति, उनकी भी खासियत ये थी कि वो हमेशा सच के साथ, सही के साथ, अंधविश्वासों से दूर अपने स्टैंड पे रहते थे। वही वैल्यूज़ उन्होंने अपने बच्चों में डाली। पिताजी लोग 4 भाई, डॉक्टर जीएल बराला, डॉक्टर बाबूलाल बराला वो सर्जन हैं, डॉक्टर श्रवण बराला वो डेंटल सर्जन हैं और अच्छे हमारे राजनीति में उन्होंने बहुत अच्छी काम किए। और फिर हनुमान बराला जी वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं। तो सभी लोगों ने एक मिलजुल के, जो मैं ससुराल में शादी होके आई, एक बहुत अच्छा माहौल था। आप जब घर पे गए तब तो आपने खैर दूसरा घर का रूप देखा था। मैं जब आई थी तो हमारे वहाँ पे घर था, साइड में पशु वगैरह रहते थे, उधर
टिन शेड लग के हम चूल्हा वहाँ पे था, दादी मम्मी लोग सब लोग चाची वगैरह एक जगह चूल्हे पे खाना बनता था, बिल्कुल देशी स्टाइल। तो अभी भी एक देसी माहौल है परिवार में, पूरा लेकिन देशी जो माहौल परिवार की जो सोच है, जो आइडियोलॉजी है, वो प्रोग्रेसिव है। घूंघट पर्दा नहीं है आपके परिवार में। ये चीज़ शुरुआत में ऐसा नहीं था, पर दादाजी जैसे मैंने बताया कि वो राधा स्वामी को मानते हैं, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। आपके परिवार में को दादूपंथी भी रहे हुए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने हमेशा कहा कि चीज़ों को देखो, परखो, उन पे विचार करो, आंख बंद करके किसी चीज़ के पीछे ना चलो, खुद के विचार भी उस चीज़ में, खुद को भी अब दिमाग को एक्टिव रखो। तो इस तरह से हम जब इस घर में आए, हमने पर्दा प्रथा नहीं देखी। हालांकि पुरानी जो महिलाएं हैं, माताजी वगैरह हैं, वो थोड़ा उनको शंका रहती है। ख़ास बात यह है कि हमारी मम्मी वगैरह जो हैं वो इलिटरेट हैं, जो हमारी सासू माँ वगैरह हैं। उन्होंने रात दिन खेतों में काम किया, पाणत की, लावनी की, सब कुछ किया। उस वक्त हमारे पिताजी लोग, क्योंकि बाल विवाह का उस टाइम चलन था, वो लोग पढ़ रहे थे, पढ़ते, और पीछे घर वो संभालती। तो उनका भी एक बहुत बड़ा योगदान इस परिवार में महिलाओं का भी रहा है। हमारी दादी बहुत एक कर्मशील महिला थी। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये विरासत है जो हमें उनसे मिली है। मैं तो कहूँगा कि जैसा आपका परिवार है, वैसे परिवार होने चाहिए, जो बहुत बड़े सिनेरियो में नहीं, तो जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो आपके जो आसपास के लोग हैं वो कहीं ना कहीं उससे इंस्पायर होते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है। ये आपने बात ऐसी कही, बहुत सारी चीज़ें हैं जो डाउन द लाइन चलती हैं। ऊपर, सबसे ऊपर सोसाइटी में, भले ही वो आर्थिक रूप से है, सामाजिक रूप से वो व्यक्ति बैठा है, वो बदलाव लाएगा तो वो नीचे तक पहुंचेगा। आज वो व्यक्ति नुक्ता प्रथा में विश्वास रखता है, तो नीचे बैठे व्यक्ति को तो मजबूरी में रखना पड़ेगा, क्योंकि उसे समाज की 5 बातें सुननी है, और वो उतना इनसेंसिटिव नहीं हो सकता जितना एक इकोनॉमिकली कहीं बेटर पर्सन हो सकता है। उसी तरीके से है जैसे बहुत सारे लोगों को हो सकता है सुन के थोड़ा ठीक भी ना लगे, पर हम जैसे प्रिंट मीडिया में या फिर हर जगह हम बहुत ही इस चीज़ को ग्लोरीफाई करते हैं कि मायरा भरा गया करोड़ों का। ठीक बात है। अच्छी बात है, आप अपनी बहन को, बेटी को दहेज दे रहे हैं, दहेज तो मैं नहीं बोलूँगी, गिफ्ट दे रहे हैं या फिर ये कर रहे हैं, ठीक है, आप कर सकते हैं, पर उसे ग्लोरीफाई नहीं किया जाए, मीडिया में नहीं लाया जाए। वो बेचारा व्यक्ति जो जैसे तैसे अपने बच्चों की शादी कर रहा है, आज आप कहते हो कि भाई बेटी लोगों को बोझ क्यों लगती है, कौन बना रहा है बोझ? आज बेटी की शादी करनी है, उसको दहेज देना है, फिर उसका भात बढ़ना है, फिर बुरी बन जाती है। आपके परिवार में मायरा वगैरह ये भरा जाता है किस तरह से? बिल्कुल, अभी हमारे फरवरी में ही हमारे बुआ की बेटे की शादी थी, तो वहाँ हम लोग गए थे। पर ये जो दिखावा है और ये सारी चीज़ें हैं, वो हम लोग चाहते हैं मिनिमम, जैसे हमारी शादियों में भी जो भी था कि गिफ्ट, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं रखी गई कि दहेज लिया जाए। हमारे ठीक है, बहुएं सक्षम आ रही हैं, आप अपनी हमें बेटी दे रहे हैं, वो काफ़ी है। और वही माहौल हमें सच में भी आगे मिला, सिर्फ कहने के लिए नहीं था। आपके परिवार में 15-20 डॉक्टर हैं, तो ये कैसे हो पाता है? ऐसे तो बच्चे कहते होंगे ना आसपास के, अगले जन्म में बराला की, जो तो वहाँ बराला होने का मतलब डॉक्टर है। तो कौन सी पढ़ाई करवाते हो? मतलब वहाँ बराला परिवार के सारे बच्चे डॉक्टर बनते हैं? अब देखिए, ये लोग तो काफ़ी हद तक तो मेरे इस घर में आने से पहले ही बन चुके थे। अच्छा। तो ये तो लेकिन खुशी इस बात की है कि ये जो सिलसिला हमारे पिताजी से शुरू हुआ, वो पूरे जम्मू में और आसपास के एरिया में फैला। अब लोगों को एक जागरूकता आई कि हम डॉक्टर भी बन सकते हैं, हम सिर्फ किसान और खेतों तक हम सीमित नहीं हैं, हम लोगों में से भी डॉक्टर बन सकते हैं। को विश्वास आना भी ज़रूरी है। तो अब आप देखिए, जम्मू एक मेडिकल हब है, उसमें बहुत सारे लोगों का योगदान रहता है, सिर्फ डॉक्टर्स का नहीं, स्टाफ का भी रहता है और वहाँ के लोगों का भी रहता है जो उस पर विश्वास रखते हैं। पर मैं इस बात में सच में बहुत प्राउड फील करती हूँ कि ये हमारे दादाजी, पिताजी से शुरू हुआ, जो पहले डॉक्टर बने, फिर SMS में वो नौकरी कर सकते थे मेडिकल कॉलेज लेवल पे, जहाँ पे उन्हें शायद एक अलग तरह की रिकॉग्निशन मिलती, पर उन्हें लगा कि मैं वहीं पे जाके, चाहे एक छोटी सी दुकान से शुरू करूँगा, पर वहीं जाके सेवाएं दूंगा। और आज उनका बहुत बड़ा योगदान है, अहम योगदान है उसको एक मेडिसिटी बनाने में। वो जो आपका मैंने इंटरव्यू किया था, उसके बाद में मुझे सुबह आपके किसी मुँह बोले भाई का फ़ोन आया, कह रहे तुमने मोना का इंटरव्यू किया है। मैंने कहा मैंने तो किसी मोना का इंटरव्यू नहीं किया। नहीं, कि कल तुम इंटरव्यू करके आए हो। मैंने कहा मैंने डॉक्टर शिखा मिल का इंटरव्यू किया है कि उसका घर का नाम मोना है, तो घर का नाम मोना है आपका। तो मैं मोना के बारे में थोड़ा जानना चाहता हूँ कि मोना बचपन में कैसी थी। मुझे पता चला कि आप पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थी,
10th और 12th में मेरिट ऑर्डर थी ज़िले में, खेल कूद में बहुत आगे थी। तो वहाँ की परवरिश के बारे में थोड़ा बताइए कि मोना का बचपन कैसा था? ये आज पहली बार होगा इतने सालों में कि पहली बार लोगों को पता लगेगा कि मेरा घर का नाम ये था, वरना सिर्फ मेरे पीहर वाले झुंझुनू के लोगों को ही पता है जिनके साथ बचपन मेरा वहाँ गुजरा और ऐसा। तो मैं मतलब उस वक्त कैसे बच्चे होते थे, आज से ये है बहुत, आज से 30 साल पुरानी ये बातें हैं। तो 94 में, जैसे 98 में मैं 10th में थी, 2000 में मैं 12th में थी। तो उस वक्त स्थितियाँ बिल्कुल अलग थी, कोई सोशल मीडिया नहीं था, मोबाइल्स नहीं थे, और बच्चे सिर्फ स्कूल से घर आना, खेलना कूदना, आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा थी। तो हालांकि अब हम उस माहौल को मिस करते हैं आजकल के बच्चों का और स्कूल्स का देखकर। तो मेरी स्कूलिंग हुई बगड़ से, हमारे झुंझुनू के पास में एक टाउन है बगड़, जो पिरामल्स की वजह से काफ़ी फेमस है, इसलिए वहाँ कॉलेजेस भी हैं। मेरे माता पिता की भी वहाँ पिरामल स्कूल से ही स्कूलिंग हुई थी। वहाँ स्कूलिंग के दौरान ठीक ठाक परफॉर्मेंस रही हमेशा। मेरिट ऑर्डर? बिल्कुल 10th 12th में। और क्लास में हम 3 लोग थे जो 4th से लेके 12th तक हम लोग तीनों ही लोग 1st, 2nd, 3rd पोजीशन पे रहते थे। यूजुअली मैं 1st पे रहती थी और वो दो मेरे साथी और थे वो लोग। और आज सौभाग्य से हम तीनों ही लोग बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। तो उस टाइम स्कूलों में तराशा जाता था, कुछ ऐसा था। और स्पोर्ट्स की जैसे आपने बात की, तो उस वक्त जितनी हमें अपॉर्चुनिटी मिलती थी, आजकल जितनी तो नहीं थी, पर लॉन टेनिस खेलने के लिए हमने कोशिश करी, लॉन टेनिस। तो उसमें हम स्टेट लेवल पे गए, मेरा नंबर आया स्टेट लेवल पे। वहाँ पे मेयो कॉलेज जो लोग काफ़ी माना जाता है, उनकी टीम से हमारा सामना हुआ। पर भरतपुर हमारा उस वक्त वो था, मैच था। उस वक्त मुझे लगा कि शायद मम्मी पापा हाँ नहीं करेंगे कि बेटा कहाँ इतनी दूर कौन जाएगा, साधन भी नहीं होते थे इतने इजीली अवेलेबल। पर उन्होंने बड़ी जल्दी हाँ करी। 12th हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। उसके बाद कभी बातों में पता लगा कि पिताजी ने बताया कि बेटा हमने तो इसलिए किया क्योंकि स्पोर्ट्स कोटा होता है। अच्छा। मान लो तुम्हारा कहीं नंबर वंबर नहीं आए मेडिकल में, तो हम डोनेशन वगैरह से तुम्हारा कराते नहीं, फिर तुम्हें जो भी तुम्हारे टीचिंग लाइन में या तुम जिसमें जाती उस स्पोर्ट्स कोटे से तुम्हें फ़ायदा मिल जाता। हमने तो इस लालच में किया था। अच्छा। तो उन्होंने मुझे हमेशा, मेरे को और मेरे भाई को ये कहा, तुम्हें जितनी तुम्हारे बस की है तुम सिलेक्शन करा सको तो कराना, डोनेशन पे तुम्हें हम सीट दिलाना हमारा ना मन मानता और ना हमारी इतनी कैपेसिटी है कि हम डोनेशन पे तुम्हें सीट दिलाएं। तो ये उनका एक वो था कि हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करता था। ठीक बात है। जो आपके फादर हैं उनके बारे में पता चला कि वो आज भी प्रैक्टिस करते हैं और पूरी उम्र उन्होंने प्रैक्टिस की है और प्रैक्टिस को लेके इतने डेडिकेटेड हैं कि आप इधर चौमू में इलेक्शन चल रहा था आपका और वोटिंग के दिन वो पेशेंट देख रहे थे, तो आपके फादर आपके इलेक्शन में नहीं आए कि बेटी चुनाव लड़ रही है उसे सपोर्ट करने के लिए? आपका ये जो पॉडकास्ट है ये एक अच्छा तरीका है कि बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं वो भी मिट सकती हैं। मैं बिल्कुल एक नॉन पॉलिटिकल फैमिली से हूँ, पीहर की तरफ से। ये तो मुझे पता है कि आपके फादर डॉक्टर थे और आपके दादाजी तो अंग्रेजों के ज़माने के तहसीलदार थे। बिल्कुल। कहा है आपने किसी को कभी कि जो हमारे दादाजी हैं वो अंग्रेजों के ज़माने के तहसीलदार थे, बड़ा रुतबा था? तो और मतलब वही वो डाउन टू अर्थ थे, जैसे हमारे ससुराल वाले दादाजी थे। मेरे दादाजी का एक किस्सा दादाजी हमें सुनाते थे, तो और लोग सुनाते हैं, दादाजी से तो हमने कम सुना, कि नीमका थाना में एक बार वो वहाँ थे, तब वो शायद वहाँ एसडीएम थे, उस एसडीएम या तहसीलदार, बाद में प्रमोट हो गए थे वो। तो उस वक्त खुद के वहाँ पे घर पे रहते थे, बाहर खुद ही नल पे कुछ अपने बर्तन वर्तन धो रहे थे। हमेशा उन्होंने मरते दम तक खुद के कपड़े धोना, बर्तन धोना हमेशा खुद किया। तो कोई व्यक्ति आया कि साहब से मिलना है, तो कि आप बैठो थोड़ा, अभी साहब कुछ अपने कामों में बिजी हैं और आपसे मिल लेंगे। तो कि तू अपने आप को क्या समझता है और तेरे को देख लेंगे और हम तुम्हें जानता नहीं है, कुछ लगा कि साहब का कोई चपरासी है। हाँ, तो ऐसे तो कि साहब जो भी आप तो उनको मिलके कह देना, देखो मैं तो जब भी होंगे आप थोड़ा देर बैठो। थोड़ी देर बाद वो मिले तो सामने वही साहब मिले जो बाहर बर्तन साफ कर रहे थे। बर्तन साफ कर रहे थे बाहर, तो पजामा लुंगी पहन के ऐसा कुछ, और बाद में वही, वो हमेशा खादी पहनते थे, वही मिले। तो उस व्यक्ति को बड़ा थोड़ा शर्मिंदगी भी महसूस हुई और डर भी लगा कि मेरा काम होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे हमारे दादाजी थे। और पापा लोग भी 4 भाई हैं, ताऊजी वगैरह। मेरे सबसे जो बड़े ताऊजी हैं वो
लाइट हाउसेज एंड लाइट शिप्स डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर जनरल, जो सेकंड पोस्ट है इंडिया में, उससे रिटायर हुए। उससे छोटे ताऊ जी यहाँ सहकार भवन में कार्यरत थे, वो अभी नहीं रहे। और उनसे छोटे डॉक्टर वीडी मील हैं, सीकर में, वो साइकेट्रिस्ट हैं। पापा हैं ही सबसे छोटे भाई। तो हम उसमें भी हमें मेडिकल में सब कुछ देखने को मिला। तो हमेशा यही लगा कि ठीक है, अपनी लाइफ में जो आपको अच्छा लग रहा है उस रास्ते पे चलो, मेहनत करो, बस यही है। तो सबसे पहले कब आपने सोचा कि डॉक्टर बनना चाहिए? पापा को देखते थे तो यही लगता था कि डॉक्टर बनना चाहिए, क्योंकि लोग इज्जत करते हैं। एक तो ये लगता था रिगार्ड बहुत मिलता है। दूसरा, इमरजेंसी में जब लोग आते हैं और मरीज़ बीमार होता है तो उसके रिलेटिव्स को, जैसे हम देखते थे अटेंडेंट्स को, उनकी चेहरे पे इतना एक चिंता होती थी कि क्या होगा क्या होगा। और मेरे पापा बहुत ही कूल स्वभाव के हैं, बहुत ही शांत स्वभाव के। वो जिस तरह से हैंडल करते थे मरीज़ को, और 5 मिनट की काउंसलिंग में जिस तरह से वो लोग अचानक से बहुत ही रिलैक्स्ड महसूस करते थे। एम्बुलेंस का सायरन सुनता था तो लगता था कि कुछ ऐसा करना है कि इसके काम आ सके। बस ऐसा ही था, और कोई मन में कुछ था तो ये शिकायत नहीं है आपके पापा से कि मैं इलेक्शन लड़ रही थी, वहाँ वोटिंग चल रही थी और आप वहाँ पेशेंट देख रहे थे, अगर एक दिन क्लिनिक बंद हो जाती तो कौन सा बहुत बड़ी चीज़ हो जाती? हमें शुरू से आदत है इस सब की, इसलिए हमें कुछ नहीं। और पापा को बाद में पता भी लगता है, हाँ बेटी को टिकट मिल गई, तो वो कि बेटा मैं मेरे स्तर पे चोमू में मेरा कोई इतना भाई और कुछ तुम्हारे घर से वो है, बाकी बहुत ज़्यादा है नहीं, मेरे लेवल पे मैं फ़ोन पे या जिनसे भी कर रहा हूँ करूँगा, मुझे मेरा काम करने दो, तुम तुम्हारा काम करो, और मेरे आने से कोई बहुत अलग से तुम्हें सहायता मिलनी नहीं है। तो और इसके लिए हम बचपन से यूज्ड टू हैं। इसलिए जैसे मैंने बताया, पापा बहुत लो प्रोफाइल रखते हैं, बड़े शांत स्वभाव के हैं, तो वो उन्होंने बताया कर्म ही पूजा है, उस पर हम चल रहे हैं, तो बस ठीक बात है। और 12th के बाद में आप फिर कोटा पहुंचते हैं। पीएमटी फाइट किया था आपने और उसमें आपकी 8वीं रैंक थी। कैसे थे कोटा के अनुभव, और जो कोटा के जो आपके एक्सपीरियंस हैं वो अभी पॉलिटिक्स में कहाँ काम आ रहे हैं आपके, जो दूसरी जो अलग जो लाइफ के जितने भी फंडे हैं तो उसमें कितने काम आ रहे हैं वो एक्सपीरियंस आपके? कोटा के अनुभव थोड़े से खट्टे मीठे रहे थे, क्योंकि उस वक्त मैं पहले 10th क्लास में मुझे हॉस्टल में एडमिशन दिलाया पिलानी बिरला विद्यापीठ में, क्योंकि वो बहुत जानी मानी स्कूल होते थे। उससे पहले मैं कभी गई नहीं थी घर से बाहर। वहाँ पर मैं 5 दिन खूब अच्छा रोना धोना करके और वापस आ गई। हॉस्टल की फ़ीस जमा हो गई, उस वक्त बड़ी फ़ीस होती थी, तो वो एक इकोनॉमिक थोड़ा नुकसान भी था। पर जब मैं रोई, मैंने पापा से बोला कि पापा मेरे बस का नहीं है हॉस्टल में रहना, घर वालों से दूर रहना। तो मदर मेरी फिर भी थोड़ी स्ट्रांग है, पिताजी का दिल पसीजा, और वो ठीक है मोना को ले आओ, यही पढ़ लेगी जैसा पढ़ना होगा। फिर ठीक है, ये 9th की बात है। फिर 11th में मुझे वापस लगा कि मुझे एक बेहतर स्कूल चाहिए। फिर से उन्होंने एडमिशन कराया, एडमिशन टेस्ट भी वहाँ का टफ होता था, चलो क्लियर करके वो पिछली बार 7 दिन रही, इस बार 5 दिन रही, इस बार 7 दिन में वापस वही वहाँ लोके फिर वापस घर पे आ गए, क्योंकि घर से दूर नहीं रहा जाता था। कोटा जाना इसलिए मुश्किल था कि अब तो जाना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। कोटा गए, मदर फादर गए, उन्होंने बोला अब 1 साल बाद बोलना, हम बीच में चक्कर नहीं काट पाएंगे। ठीक है, और 1 साल तक आप कोटा रहे? हाँ, और बार त्यौहार पे आने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ाई पर ध्यान दो। तो मैं एक बार सिर्फ आई दिवाली पर, बाकी टाइम मैं वहाँ पर रही। वहाँ रही, नया माहौल था, घर से दूर, और सब कुछ खुद का सारा काम खुद करना, मम्मी पूछने वाली नहीं है कि फुलके बना के दूँ, टिफ़िन आना है, वैसा। क्लासेस गए तो क्लासेस में काफ़ी सहायता मिली। एलन कोचिंग, एलन में थे आप? बिल्कुल, मैं उनके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया। तो वहाँ पे सुबह सुबह हम क्लासेस जाते, कई बार तो हम 4:30-5 बजे हमारी जगह रोक कर बैठ जाते थे। पूरी रात में यूजुअली पढ़ती थी, तो वो वाला डिस्टर्ब हो गया कि सुबह जल्दी जाना था। तो शुरुआत में रेगुलर गए, वहाँ के मेजर टेस्ट होते हैं, उनमें अच्छी रैंक्स आने लगी। शुरू के 5-7 टेस्ट में बहुत अच्छी रैंक आई। फिर सडनली मुझे लगा मेरा खुद का रूटीन डिस्टर्ब हो रहा है सुबह जाने से, तो मैंने उस चीज़ को, क्लासेस स्किप करनी शुरू कर दी कि जो क्लास मुझे ज़रूरी लगे वहाँ पर। ये चीज़ जब एलन के राजेश माहेश्वरी सर को पता लगी, जो उसके वन ऑफ द ओनर्स हैं, उन्होंने मुझे, मेरे जो मकान मालकिन हैं उनको कहलवा के मुझे बुलवाया कि बेटा तुम शायद गलत रास्ते पे चली गई हो, तुम क्लासेस नहीं आती हो, ऐसे तो रैंक नहीं आएगी, फिर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। उन्होंने इस चीज़ को देखा, मतलब वो कितने विजिलेंट थे कि वो देखते थे ये बच्चा टॉप रैंकर्स में था, अब क्लासेस नहीं आ रहा है, ये उनकी मतलब महानता, और शायद इसीलिए एलन इस लेवल पे पहुंचा है। एक एक बच्चे पे वो नज़र रखते थे। फिर उनसे बातचीत हुई, उन्होंने और बेटर गाइडेंस मुझे दिलाई, मेरा टाइम थोड़ा सा मैंने एडजस्ट किया, और फाइनली जब
एग्ज़ाम हुई, सब कुछ हुआ, उनके जो एलन वाले पहले एक प्रेडिक्टेड रिजल्ट डाल देते थे जब मेन आता था, उसमें भी उन्होंने मेरी 7th 8th रैंक जैसा ही डाला था। और वो परफेक्ट गई। वो परफेक्ट थी। उसमें हमारे एक बहुत ही आदरणीय टीचर थे, उन्होंने पूछा भी कि शिखा, एक बार रिजल्ट आ जाता है, हमारा ये प्रेडिक्टेड है, रिजल्ट आ जाता है, फिर तुमसे ये ज़रूर पूछूंगा ये बिना क्लास आए किस तरह से ऐसे रैंक लाई जाती है। अच्छा। उन्होंने मुझे एक वो उसमें वे में बोला था। तो फिर क्या बताया आपने? बस उन्होंने इतना ही कहा, और हम भी क्या है, आज जितना मैं बोल रही हूँ उतना बोलना जानते भी नहीं थे। हम तो बस टीचर ने कुछ कह दिया, सुन लिया। एक्सपीरियंस शेयर करने का चांस नहीं मिला आपको कि बिना क्लास आए कैसे रैंक। अब बता दीजिए, आपके पास में प्लेटफॉर्म है। बस वही है, लगे रहो, पढ़ाई, किताबें, जो मैं अभी मेरे बच्चों को भी कहती हूँ, किताबें हमारी सबसे बड़े मित्र हैं, और जो गुरुजन हमें बहुत सही लाइन दिखाने के लिए और गाइडेंस के लिए मिल जाएं, उन पे भरोसा करो और लाइन मत छोड़ो। जिस चीज़ को तपस्या के तौर पे हम करेंगे तो उस चीज़ में हम सफलता ज़रूर से पाएंगे, बस भटकना नहीं है। यही मेरे ख्याल से एकमात्र। घर छोड़ना आपके लिए काफ़ी मुश्किल रहा? बहुत मुश्किल रहा। उस वक्त ससुराल आना उससे भी ज़्यादा मुश्किल रहा होगा। नहीं, ससुराल आने तक तो हमारे एक्सपीरियंसेस हो गए थे, कॉलेज में रहना और ये अच्छा, ये रिहर्सल पहले हो गया था? ये सब एलन जैसे हम गए तो उस वक्त जब वहाँ का उनका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी रहता है, तो जाने के लिए कैसे जाएं, तो मैं और मेरे फादर ट्रेन में गए। ट्रेन में मतलब पिताजी भी सिंपल रहते हैं और वैसा ही हमेशा देखा था। ट्रेन में ओवरनाइट जर्नी थी, एक जोड़ी चप्पल पहन के वो गए थे नॉर्मली, कि क्यों ले जाना, शाम तक वापस आना है। वो एक जोड़ी चप्पल में से रात को एक चप्पल गायब हो गई। अब हम क्या करें, अब हम एलन का मार्केट भी नहीं जानते और सारी चीज़ें, तो कुछ खट्टे मीठे एक्सपीरियंसेस रहे। फिर ठीक है, पहुँचे। वसुंधरा राजे जी ने मेरे हम मतलब उस फंक्शन में आई थी, इसलिए मैं उनको हमेशा याद करती हूँ कि उन्होंने वहाँ पे मुझे उस रैंक के लिए प्राइज़ दिया था। तो पार्टी लाइन तो अलग चीज़ है, पर हम हमेशा उन्हें अपनी एक महिला सशक्तिकरण में एक प्रेरणा मानते हैं। तो उसके बाद में चलिए फिर ससुराल वाला बताइए, वहाँ फिर कितना रोना धोना हुआ? शादी वहाँ तो कुछ भी नहीं, क्योंकि हम कॉलेज में आए और जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अमित हैं, हम लोग कॉलेज मेट्स ही हैं। अच्छा। हाँ, तो हम कॉलेज में मतलब हमारा टाइम साथ गुजरा था, सब लोगों का बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल है और सारा, और ठीक है, घर वालों को लगा हाँ ये रिश्ता ठीक है, तो हमारी भी अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, इसलिए शादी हो गई। लव मैरिज थी आपकी? हाँ, साथ में रहते रहते घर वालों ने अरेंज भी कर दिया, जाति का भी कुछ आया नहीं, सारी चीज़ें स्मूथली हो गई। ये कभी नहीं सोचा था कि लड़कर घर वालों से शादी करनी है। हाँ भाई, ये है, लड़का है, आपको पसंद आता है तो कर दो। आपने बता दिया? बिल्कुल। डॉक्टर महावीर मिल जी को आपने? हाँ, पिताजी को बता दिया। और बाई चांस अमित जी मेरे से एक बैच जूनियर थे। तो इस चीज़ का मुझे ज़रूर लगा। मेरी माताजी को जब घर पे बताया तो उन्होंने पापा से चिंता जाहिर की, अरे अरे लड़का तो जूनियर है और पता नहीं ये तो अपनी बेटी सीनियर है। पिताजी ने कहा कि मैं डॉक्टर हूँ और मुझे पता है मेडिकल में सीनियर जूनियर कुछ नहीं होता। आज हो सकता है वो जूनियर है, हो सकता है सिलेक्शन उनका पहले हो जाए, कुछ भी हो। तो ये चीज़ें उन्होंने। और तो आपने तो बॉसगिरी की होगी कॉलेज में डॉक्टर अमित बराला पे। मेडिकल कॉलेज में रैगिंग खूब चलती है और एक बॉस को मैंने देखा है मेडिकल कॉलेज का माहौल। तो क्या बॉस कहते थे आपको? वहाँ पे अपने सीनियर जो लड़कियाँ होती हैं उनको मिस बॉस कहा जाता है। मिस बॉस? हाँ, पर कुछ ऐसा हुआ कि डॉक्टर साहब ने मेरे को कभी भी है ना बॉस बोला ही नहीं। तो आपने सीनियर गिरी झाड़ी नहीं होगी उनके सामने? हाँ, मैं ऐसी थी नहीं कि सीनियर, आज भी नहीं हूँ मैं ऐसी, इसलिए। पर हाँ, उन्होंने मुझे कभी नहीं कहा। और ये चीज़ मैं इनसे आज भी पूछती हूँ कि भाई आपके पहले से ही दिमाग में था क्या कि मतलब हाँ कि भाई मुझे शादी इससे करनी है कि क्या चक्कर है। वो अभी हम लोग बैठते हैं कई बार फ्रेंड्स, तो कई बार होता है ऐसा। पर ठीक था, अभी भी हमारा फ्रेंड सर्कल वो है बहुत। और अमित तो क्या है, अपने सीनियर्स और जूनियर्स के बहुत लाडले वो रहे हैं। अमित का बहुत सोशल अच्छा नेचर है, तो इसलिए सब। तो ससुराल मुझे नया नहीं लगा ऐसा। तो पहली बार आप मेडिकल कॉलेज में ही डॉक्टर अमित बराला से? मैं मिला हूँ डॉक्टर अमित जी से, बड़े हैंडसम आदमी है, शांत। उस टाइम इतने हैंडसम नहीं होते थे, वो शादी बाद हैंडसम हो गए। अमित जी से आप ज़्यादा बोलती हैं, वो कम थोड़े इंट्रोवर्ट हैं मुझे ऐसा लगता है। ये उल्टा हो गया शादी के बाद। अच्छा, अब वो ज़्यादा बोलते हैं? अब वो कम बोलते हैं। पहले वो ज़्यादा बोलते थे? पहले वही बोलते थे। अच्छा। और मैं तो बहुत इंट्रोवर्ट रही हूँ हमेशा, मेरे स्कूल के दौरान भी, कॉलेज के दौरान। मेरे कॉलेज के जो बैचमेट्स हैं और जितने भी सीनियर जूनियर्स हैं, वो विश्वास नहीं कर पाए थे कि शिखा को, अच्छा शिखा पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है,
क्योंकि मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट हुआ करती थी। तो मेडिकल प्रैक्टिस में आई हूँ, लोगों से इंटरेक्शन हुआ, पेशेंट से हुआ, तो उसने मुझे बहुत बदला उस चीज़ ने कि किस तरह से लोग परेशान भी हैं। महिलाएं मेरे पास आती थी, उनसे मैं उनकी तबीयत के बारे में पूछती और ये चीज़ें पूछती, वो मुझे घर की समस्याएं भी कई बार बताती थी। मैं उसको शांति से समझती और जहाँ तक हो सके उनको गाइड भी करने की कोशिश करती कि पति या तो शराबी है या घर में इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं। तो उन चीज़ों ने मुझे बदला। तो फिर बैलेंस बनाने के लिए शायद डॉक्टर साहब ने अपना कम कर दिया था। चलिए, अब उस राज से भी पर्दा हटाइए कि आपके दोस्तों को लगता ही नहीं था कि शिखा पॉलिटिक्स में भी आ सकती है, तो क्या मूड किया अचानक से डॉक्टर शिखा का कि चलिए अब इधर भी नहीं? उससे पहले मैं थोड़ी प्रोफाइल है आपकी, उससे पहले आप काफ़ी ऐसी एक्टिविटीज़ वहाँ पे कर रहे थे। आपने प्रयास फाउंडेशन बनाया, गुड टच बैड टच कैंपेन चलाया आपने। ये पॉलिटिक्स वाला जो है कि ये, क्योंकि कोई पॉलिटिक्स में है ही नहीं आपके पूरे परिवार में से, आपका पीहर पक्ष है तो वहाँ कोई दूर दूर तक का पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, इधर जो आपका ससुराल पक्ष है यहाँ कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, आप पहले पॉलिटिशियन हो, डॉक्टर जो बराला फैमिली है वहाँ से। कब मूड किया ये सब कुछ? ये देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एक मतलब बाय चांस वाली जर्नी है। मेडिकल में रह के ये ज़रूर लगा कि समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। मैं यहाँ हॉस्पिटल में बैठ के से बेटर है मैं एक दिन का ऑफ लूँ और बाहर जाऊँ। तो सैटरडेज़ मैंने कम्प्लीटली ऑफ लेना शुरू कर दिया कि सैटरडेज़ मुझे कम्युनिटी में जाना है। स्कूल्स में गए, गुड टच बैड टच के सेशंस, बहुत सारे बच्चों से, पेरेंट्स से, टीचर्स से इंटरेक्शन करने को मिला। फिर मेरी मेडिकल से जुड़ा हुआ मेंस्ट्रुअल हाइजीन पर लेकर मैं लोगों तक जाती, सैनिटरी पैड्स उनको उनकी महत्व समझाना, मेंस्ट्रुअल हाइजीन का महत्व समझाना। तो ये सारी चीज़ें करते करते लगा कि बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, इसलिए पॉलिटिक्स तो बाय चांस हो गया। कांग्रेस से हमेशा पीछे पीहर में भी मैंने कांग्रेस देखी, यहाँ भी पिताजी जो ससुर जी हैं वो पूरी कांग्रेसी विचारधारा, तो कांग्रेस से जुड़ाव तो पुराना था। शीशराम जी ओला को हमने बचपन से सुना है, पिताजी उनके डॉक्टर थे, लेकिन मैं कभी नेताओं से मिली नहीं थी। आपके पापा शीशराम ओला के डॉक्टर थे? हाँ, जब भी वो वहाँ आते थे तो उनको डायबिटिक थे और सारी चीज़ें उनका देखना, जब भी सर्किट हाउस रुकते हैं जब भी, तो पिताजी देखते थे। पर हमारा कभी पॉलिटिकल एक्सपोजर नहीं हुआ था। यहाँ पर आने के बाद हमारे जो चाचा जी हैं वो बीजेपी में काफ़ी एक्टिव थे, पर चूंकि विचारधारा हमेशा कांग्रेसी पीहर से भी रही, और वो तो ठीक है, घर घर में भी विचारधाराएं होती हैं ना। तो बहुत सारे लोगों ने, मतलब इवन चौमू में ही कई लोगों ने बोला कि पापा को बोला और अमित जी को बोला कि आपको इन्हें थोड़ा सा आगे इसमें पॉलिटिकली उसमें रखना चाहिए। तो उन लोगों का भी ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर शायद धीरे धीरे ये होता गया, लोगों से मिलना जुलना, और फिर ये सारा कार्य सोशल और पॉलिटिकल देख के पार्टी ने जिम्मेदारी भी दी, पहले सचिव की दी, फिर आगे बड़ी जिम्मेदारी दी। तो ये बहुत कुछ सोचा समझा प्लान्ड वो नहीं था, इसीलिए मुझे लगता है ये मेरे लिए प्रोफेशन नहीं है, ये मेरे लिए एक ऐसी चीज़ है जो मुझे सेवा के उसमें क्षेत्र में आकर मिलती गई है। और बहुत संघर्ष कितने रहे क्या रहे वो तो हम लोग जानते हैं, लोगों को बड़ी स्मूथ यात्रा लगती है ये। आपको नहीं लगता जो आपका जो पॉलिटिकल करियर है बहुत जल्दी आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया है? एक टिकट के लिए उम्र गुजर जाती है नेताओं की, और 20-20 साल लग जाते हैं तब जाकर एक टिकट मिलता है, और उसमें भी आपने पहला चुनाव क्रैक भी कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है। चौमू से आज तक कोई भी महिला विधायक नहीं रही है, इसका मतलब ये है कि उस क्षेत्र में वुमेन लीडरशिप की जो स्वीकार्यता है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो ये चमत्कार आपने कैसे किया? बहुत बड़ी बात है। इसमें देखिए वही बात है कि जब कोई व्यक्ति अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है या बहुत अच्छी उसकी यात्रा रहती है तो लोगों को लगता है ये तो बहुत ही अच्छी यात्रा, इनकी स्मूथ यात्रा रही है, बड़ी अच्छी रही है, बड़ी जल्दी इन्होंने कवर कर लिया। पर उस व्यक्ति के पैर में जो उस यात्रा के दौरान छाले पड़े होते हैं वो किसी को नहीं दिखते। तो मैं जब चौमू में आई मेरी पढ़ाई पूरी करके, उसके बाद से मैंने रात दिन जो मेहनत करी उसका भी इसमें था, परिवार का भी जो बहुत अच्छी रेपुटेशन थी, लोगों से मिलना जुलना था। मैंने कभी मरीज़ को मरीज़ नहीं समझ के हमेशा अपनी एक फ्रेंडली तरीके से, होमली तरीके से उन लोगों से बातचीत की, रात दिन काम किया। फिर सोशल रिफॉर्म्स के लिए मैं कम्युनिटी में गई, फिर ये पॉलिटिकल साथ साथ चलता गया। तो इसमें दिक्कतें भी बहुत आई, पर वही बात है, सिर्फ संघर्ष आपका नहीं दिखता है, वो मेहनत थी जिसका रिजल्ट मिला है। वरना जैसे आपने कहा कि टिकट मिलना और उसके बाद में टिकट मिलने के बाद चुनाव निकालना, ये सहज में तो नहीं होता। तो लोगों ने विश्वास किया, लोगों ने साथ दिया। तो बहुत सारे लोगों ने एक ये वो चीज़ भी उठाई थी जो मुझे बहुत खलती है
क्योंकि वो मुझे सोनिया गांधी जी के लिए खलती है। आज भी कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं जो ये कहते हैं अरे ये तो इटली वाली हैं। अरे भाई, आपके घर में जो आपकी दादी होती हैं, मदर होती हैं, आप उनको ये कहते हैं ये तो वो फला फला गांव वाली हैं। वहाँ घर में आने के बाद आपकी माँ का घर है वो, आपका तो बाद में है। तो आज हम किस तरीके से, या तो आप अपनी मदर और दादी को भी वैसे ही टैग लगाएं कि ये तो वो वाली हैं। उसी तरीके से कुछ लोगों ने माहौल बनाया जब मैं पॉलिटिकली एक्टिव थी और काफ़ी चांसेस थे कि आगे, तो ये तो यहाँ की बहू है। बहू है तो बहू मेरे का काम तो तो सेवा करना होता है, उससे बिल्कुल, ज़्यादा मैं सेवा तो करनी यहाँ आई चाहिए। हूँ, अब मैं तो यहाँ से तो मतलब मेरी मौत के साथ ही जाने वाली हूँ, कुछ ऐसा तो है नहीं। तो ये चीज़ें बहुत संकीर्ण मानसिकता है और ये मुझे नेशनल लेवल पे भी देखने को मिली और मैं बहुत बार इस चीज़ को ज़रूर सोचती हूँ और लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ कि वो एक बार बहू का यहाँ आने के बाद वही सब कुछ है घराना। तो ये चीज़ लोगों को, और जो आपके ससुर हैं डॉक्टर GL बराला, उन्होंने मुझे बताया था जब मैं आपके घर गया तो मैंने पूछा कि कैसा चल रहा है शिखा जी का कैंपेन, पॉलिटिकली क्या एक्सरसाइज चल रही है। तो उन्होंने कहा कि देख भाई, हम तो राजनीति वगैरह कुछ समझते नहीं है, मैं तो पूरे दिन घर रहता हूँ, घर से हॉस्पिटल चला जाता हूँ। अब शिखा जाने, शिखा का काम जाने। लेकिन एक अच्छी बात है कि शिखा स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ है, तो महिलाओं के अंदर जो उसकी पकड़ है ना, वो महिलाओं की समस्या को जानती है, वो महिलाओं को क्या चाहिए। तो उसने इतनी पैठ बना ली है चौमू की महिलाओं के बीच में कि वो अब चौमू में सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर है चौमू की महिलाओं के। तो ये आपका जो प्रोफेशन है वो भी पॉलिटिकली कहीं ना कहीं काम आया है। तो किस तरह से अप्रोच किया आपने, कैसे मुद्दे थे महिलाओं के चौमू में जब आप पहली बार क्षेत्र में गई, लोगों से मिली? और मेरे को तो ये भी पता चला कि आप खुद ही कार ड्राइव करती थी, अकेली आप क्षेत्र में कैंपेन के लिए जाती थी। तो वो थोड़ा सा जो फेज़ है आपका, उसके बारे में बताइए। ये जो आधी आबादी है उसके लिए लोग बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं। लोगों को हर क्षेत्र में पुरुष ही आगे दिखते हैं। महिला का वोट की भी वैल्यू उतनी है जितनी एक पुरुष की है, पर उन्हें तवज्जो नहीं दी जाती है कि हाँ घर में ठीक है, बड़े बूढ़े हैं जो कहेंगे, पति है जो कहेगा वैसे कर लेगी, पिताजी हैं, बेटी अगर वोट देने वाली है वैसे कर लेंगे। तो और महिलाओं से जो जुड़ाव था, जैसा मैंने कहा, वो कभी भी राजनीतिक तौर पे ना तो तब उससे मोटिवेटेड था ना आज है। एक इज़्ज़त है महिलाओं के लिए महिला होने के नाते, और वो आगे उनकी परेशानियाँ दूर होनी चाहिए थी। तो महिलाओं का, मैं अभी भी बैठकों में शादियों में जाती हूँ तो मैं महिलाओं को एक बात कहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे चुनाव जो जिताया उसमें आप लोगों की अहम भूमिका थी। आदमी तो फिर भी राजनीति से इधर उधर एक टांग पे खड़ा हो जाए, पर महिला ने अगर एक स्टैंड ले लिया तो वो मजबूत होती है। और महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान था मुझे चुनाव जिताने में। और अब भी मैं फील्ड में जाती हूँ, वो अपनी शिकायतें करेंगी, बताएंगी भी ये आपने कहा था, ये हुआ नहीं हुआ, या फिर आप अच्छा कर रहे हो, सारी अच्छी बुरी सारी बातें वो मुझे बोलती हैं, पर उनमें अपनापन होता है। आज भी वो मेंटेन्ड है। आप बात कर रहे हैं कि गाड़ी ड्राइव करने की, मैं अभी भी बहुत सारी जगह पे मैं खुद ही गाड़ी ड्राइव करती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कुछ चीज़ें हैं जो ट्रांजिएंट होती हैं। राजनीति ऐसी चीज़ नहीं है कि हम ये आदत डाल लें कि हम ऐसे ऑरा में रहना है, जैसे नॉर्मल हैं वैसा रहना है। आज हमें जनता ने मौका दिया है, 5 साल बाद जिस तरह का जनता मौका देगी वैसे रहेंगे, पर खुद को शायद धरातल पे रखना ही एक लोगों से अच्छे से जुड़े रहने का एक तरीका है। राजस्थान में बहुत अच्छी अच्छी महिला राजनेता हुई हैं, कांग्रेस से भी हुई हैं। गिरिजा व्यास बहुत बड़ी लीडर थी, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत प्रदेश अध्यक्ष भी रही कांग्रेस की। बीजेपी में बहुत अच्छी महिला नेताएं हुई हैं, कमला बेनीवाल और गायत्री देवी बहुत बड़ा डायस्पोरा था उनका। तो आपका इंस्पायर कौन है इन महिला राजनेताओं में से? कौन, किसकी अप्रोच आपको अच्छी लगती है कि वैसा कुछ करना है या फिर उस आइडियोलॉजी पे चलना है? या आपकी कोई पार्टी को लेकर बाउंडेशन नहीं है, जरूरी नहीं आपको कांग्रेस की लीडर ही पसंद, तो कौन कौन आपको अप्रोच करता है? कौन महिला जो लीडर है वो अप्रोच करती है आपको? अब इसमें तो खैर ये मैंने बेसिकली कभी सोचा नहीं इस तरीके से, पर बचपन में सुनते थे किरण बेदी जी के लिए, भले ही वो पॉलिटिशियन, अब हम नहीं माने एक बार, हाँ उस वक्त मानते थे कि दबंग हैं, और उन्हें नेशन वाइड जाना जाता था उनकी दबंगता के लिए। तो वो एक ऐसा पब्लिक फिगर थी जो हमारे लिए हमेशा वो रहता था कि इंदिरा गांधी जी के लिए हम बचपन से सुनते आए हैं, जिस तरह से वो उनको शहीद हुई वो देश के लिए। सोनिया गांधी जी को हम नेशनल लेवल पे देखते आए हैं, जो इन्होंने स्ट्रगल्स और जो आज भी मतलब जिस तरह के छीटाकशी होती है वो फेस किया जाता है। राजस्थान में देखें तो कमला बेनीवाल जी के लिए हम सुनते आए हैं।
और वो भी हमारी एक इंस्पिरेशन थी। वसुंधरा राजे जी का एक अलग ही ऑरा था, इसीलिए मैं बियॉन्ड पार्टी लाइंस भी इस बारे में बात कर सकती हूँ कि जो उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव पावर था, जो होल्ड था, और आज भी आप देखें वसुंधरा जी कहीं जाती हैं तो महिलाएं उनके लिए उमड़ उमड़ के आती हैं। हर वर्ग आता है, पुरुष वर्ग भी आता है, आर्थिक तौर पे भी हर वर्ग आता है, कोई जातिगत कुछ नहीं है, पर महिलाओं के लिए वो एक इंस्पिरेशन है कि हमारा प्रतिनिधित्व कोई करे। नहीं, उन्होंने वुमेन लीडरशिप को डेवलप भी किया राजस्थान बिल्कुल में। आप बहुत सी उन्होंने नेता तैयार किए उन्होंने महिलाओं में, बहुत सारे नेता उन्होंने तैयार किए। और उनकी जो पॉलिटिक्स थी, राजनीति वर्ड हटा के देखें तो उन्होंने काफ़ी अपने कार्यकाल में काफ़ी काम भी किए। जैसे इसीलिए मैं मानती हूँ कि जैसे वसुंधरा राजे जी और अशोक गहलोत जी हैं, वो हमारी पीढ़ी जिन सीएम्स को देखती आ रही है इतने सालों से, हमने उन्हें देखा हाँ, सीएम, ठीक बात है। तो इनका लेवल अलग ही था। ये अपने दिमाग से सच में जनता के लिए धरातल पे काम पहुंचाने के लिए उनकी योजनाएं पहुंचाने। विधायक बनने के बाद आप मिले कभी वसुंधरा राजे सिंधिया जी से? वसुंधरा राजे जी से कोई सार्वजनिक उनमें ज़रूर एक दो बार मुलाकात हुई, ऐसा तो नहीं। तो मैंने उनके लिए उन्हें स्पेशली यही कहा था कि मैंने 2001 में एक बार आपसे अवार्ड लिया था, वो मेरा पहला कोई राजनेता का एक्सपोजर था, उससे पहले कोई एक्सपोजर नहीं था। और मैं तो मानती हूँ उस वक्त भी हमारे लिए आप एक इंस्पिरेशनल फिगर थी, और शायद उस दिन कहीं मेरी राजनीति लिखी गई होगी तो फिर बाकी ऐसा बहुत कोई लंबा इंटरेक्शन नहीं रहा। ठीक बात है। तो उसके बाद में हम आपकी जर्नी पे बात कर रहे थे। आपकी शादी हो जाती है, आप पॉलिटिक्स में आ जाती हैं और पहला चुनाव भी जीत जाती है। मुझे एक बहुत बड़े पत्रकार ने बताया, बहुत बड़े, जयपुर में, जिनका एक बहुत बड़ा नाम है पत्रकारिता की दुनिया में, आपको लेके चर्चा चल रही थी। तो उन्होंने कहा कि आप माने चाहे मत माने, डॉक्टर शिखा मिल ने एक सीएम कैंडिडेट को हराया है। आप यकीन मानिए। तो क्या 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 सोचती हैं आप इस पे कि रामलाल शर्मा एक बहुत सीनियर लीडर थे, और मुझे तो आपके ही परिवार के किसी सदस्य ने बताया कि रामलाल शर्मा बेसिकली चौमू में इतने मजबूत हैं कि हर घर में उनका एक वोट है, हर घर में, इवन कि मेरे घर में भी, मतलब कि बराला परिवार में भी उनका एक वोट है। तो उनका जो बूथ कैंपेन था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था रामलाल शर्मा का, और आपका मार्जिन भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं रहा। तो आपके कैंपेन के बारे में बताइए कि आपने चिट्ठी अभियान चलाया पानी को लेके, और किस तरह की ऐसी खास बातें रहीं कि वो आपके पक्ष में गई, और एक आपने सीनियर लीडर को, जिसके बारे में एक सीनियर पत्रकार ये दावा करते हैं कि अगर रामलाल शर्मा चुनाव जीत जाते तो संभव था कि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री होते, क्योंकि वो उस सिनेरियो में फिट बैठ रहे थे जो इस बार भाजपा का मुख्यमंत्री सिलेक्शन को लेके था। तो उसके बारे में थोड़ा आप बताइए। पहले तो मेरे ख्याल से अब आपने ऐसा ही क्वेश्चन मेरे सामने रख दिया है, तो मेरे ख्याल से अभी जो वर्तमान हमारे मुख्यमंत्री महोदय हैं भजन लाल जी शर्मा, उनको शायद मेरे लिए कृतज्ञ होना चाहिए कि अगर ऐसा है तो भाई, अगर आप कहते हैं कि मैंने एक पॉसिबल सीएम कैंडिडेट कराया है तो बिल्कुल फिर साहब का तो मुझे कृतज्ञ होना ही चाहिए। बिल्कुल। रामलाल जी शर्मा, जैसे एक इंटरव्यू में किसी ने कहा कि आपके पॉलिटिकल राइवल या ऐसा कुछ वर्ड यूज़ किया था, तो मैंने कहा नहीं, आप पॉलिटिकल साथी कह सकते हैं। राइवलरी मैं मेरे मन में किसी के लिए नहीं राजस्थान में ये परंपरा नहीं रही है। हाँ। भैरू सिंह शेखावत कहते थे कि राजनीति में प्रतिद्वंदी होते हैं, दुश्मन कोई नहीं होता। हाँ, तो ये चुनाव से पहले की बात है, उस इंटरव्यू की बात है। तो रामलाल जी शर्मा हैं, हम भी हमारी डॉक्टरी करते थे, सुनते ही थे हाँ विधायक कौन हैं भाई। हमारे वहाँ पे भगवान साय जी सैनी होते थे कांग्रेस से, हमेशा लंबे टाइम से 30 साल से वो थे, और रामलाल जी शर्मा 2003 से वो हैं। तो ठीक है, 2 ही नाम लोग सुनते आ रहे हैं, बाकी सब नाम तो आते जाते रह रहे हैं। तो रामलाल शर्मा डेफिनेटली वहाँ पे स्ट्रांग हैं और ऐसा, पर लोगों को कई बार बहुत सारी चीज़ें एंटी इनकम्बेंसी भी होती है, लोगों को परिवर्तन भी चाहिए होता है, या लोगों को तो वही कैंडिडेट को चूज़ करेंगे ना जो उनके सामने आएंगे। भाई आप ऑप्शंस में से तो सिलेक्ट किया जाएगा। तो लोगों ने साथ दिया। जैसे कैंपेनिंग के दौरान मैं जाती थी, जब गाड़ियाँ पहुँचती थी, उस टाइम जब कारवां पहुँचता था, तो मैंने एक ख़ास बात जो नोट की, जो मुझे हमेशा एनर्जी देता था और आज भी ऐसा ही है। मैं जब भी वहाँ से गुजरूँगी, गांव में गई तो बच्चे होते हैं गांव के और ऐसे, तो सडनली एक बच्चों की टोली वहाँ से गुजरती, जोर से चिल्लाती, अरे शिखा मील आ गई, शिखा मील आ गई, जैसे मैं उनकी मतलब सहेली हूँ। तो ये चीज़ हमेशा आज तक भी, आज भी मैं बैठक में कहीं एंटर करूँगी, शोक सभा है,
तो वहाँ पे बुज़ुर्ग और सभी लोग वहाँ युवा लोग बैठे होंगे अंदर, बच्चा कोई घर पे होगा, तो वो दूर से मेरे को पहचाने कि नहीं पहचाने, अच्छा कौन आया है, इतने में तो 2-3 बच्चों की आवाज़ आई, शिखा मिल आ गई। वो मतलब हाँ, वो फुसफुसाते हैं कि वो आ गई। तो ये चीज़ ने हमेशा एनर्जी दी है, और इसका मतलब शायद मुझे लगता है कि मैं घर घर तक पहुँच पाई और अपनी रीच बना पाई। महिलाएं भी उसमें एक बड़ा, मैंने जैसे बताया, उनका योगदान है। तो सारी चीज़ों का मिलके लोगों को लगा कि हाँ, ये जब कुछ नहीं थी तो भी इसने हॉस्पिटल में भी हमें अपने जो इसके स्कोप है उसमें पूरा काम किया है। सोशल सर्विस में भी ये हमारे पास आगे से बढ़कर आई है। चुनाव की कैंपेनिंग में भी मैंने उनसे ये कहा, आप मौका देते हो तो मैं मेरा बेस्ट करूँगी, राजनीतिक तौर से उठ के करूँगी। एक बार अगर आप मुझे मानते हो, चुन लेते हो, तो उसके बाद सारे जितने भी वोटर्स हैं, सब लोग 2.5 लाख वोटर हैं, वो सभी मेरे हैं। उसमें ये नहीं है कि ये इसका है वो उसका है। को होने वाले काम मैं सबके करूँगी, बात सबकी सुनूंगी। पानी हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा था, और मुझे मतलब गर्व है इस बात का कि 1 साल में जो बिसलपुर के लिए 10 साल से चल रहा था संघर्ष की चौमुं में बिसलपुर का, तो अभी इस बजट में हमने बिसलपुर का DPR तैयार कराया है लगातार सदन में बोलकर। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमारा एक स्ट्रेंथ रही, और एक मजबूत कैंडिडेट को के सामने सीट निकालना, ये अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट मैं मानती हूँ। तो आप भजनलाल जी को कब बताएंगी कि मैंने आपका रास्ता साफ कर दिया? ये आई रियली होप कि ये इंटरव्यू उन तक पहुंचे, मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचे। तो शायद वो मेरे बजट में थोड़ी बहुत और मेरे को फिर आगे हेल्प करें हमारे चौमुं के विकास में। ठीक बात है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, चौमुं के बेर बड़े फेमस हैं और वहाँ किसानों के लिए एक आय का बहुत बड़ा स्रोत है। तो एक ब्रांड है चौमुं के बेर, और राजस्थान के लोक गीतों में गाए जाते हैं। तो आप इसकी ब्रांडिंग के लिए क्या काम करेंगी? अभी तो पता चला कि चौमुं में पानी, वाटर जो लेवल है वो धीरे धीरे गिरता जा रहा है। ये एक इंडस्ट्री बन सकता है जो चौमुं का बेर उद्योग है। तो उसको लेके क्या कोई विजन है आपके पास में कि इस तरह से किया? जैसे जोधपुर का मिर्ची बड़ा कितना फेमस है, आज बताइए पूरे देश में धूम है। आगरे का जो पेठा है, तो एक बड़ा टैगलाइन बन सकती है चौमुं की। शेखावाटी के जैसे कैर सांगरी हैं उधर, वो इसमें देखिए जैसे हम लोग पानी के संकट से जूझ रहे हैं, पीने के पानी के लिए हम तरस रहे हैं, और जो बेर हैं, झाड़ियाँ हैं, वो धीरे धीरे विलुप्त सी होती जा रही हैं। लोग खेती पे ध्यान कैसे दें, और इसीलिए हमारे यहाँ बेरोज़गारी जैसे ज़्यादा इसलिए थी क्योंकि लोग कृषि पर ही पूरी तरह से डिपेंडेंट थे। पिछले 15 साल में काफ़ी बदलाव आए हैं क्योंकि शिक्षा की तरफ अब वो चले गए। पर जैसे बेर में आज जो मिठास हम देखेंगे वो वैसा नहीं रहा जो खट्टा मीठा उसका मिठास था, क्योंकि पानी की कमी से ही। तो हमारा इसीलिए जो फोकस है वो है सिंचाई के लिए भी पानी आए, पीने का तो आए ही, और उससे हम बहुत सारी चीज़ें डेवलप कर सकते हैं। पर जब तक वो चीज़ नहीं आएगी, जब तक लोगों को उसमें मिठास वो नहीं लगेगा, तो हम उसे ब्रांड खोखले तौर पे नहीं बना सकते हैं। सरकार के सामने रखना चाहिए कि एक किसी एक क्षेत्र का कोई ब्रांड, तक जो ब्रांड होता है ना वो वहाँ के कल्चर से जुड़ा होता है। बेर हुआ, वहाँ की सब्जियाँ, कल्चर मरता है तो बहुत कुछ मरता है। तो इसको लेके एक विजन आप बनाइए, आप मुख्यमंत्री से मिलिए, आप उससे रिलेटेड जो मिनिस्ट्री है वहाँ पर इस बात को पहुँचाइए। और एक और मैं चौमुं के बारे में तो कई बार कहता हूँ कि राजस्थान का कोई भी जो नेता है वो चौमुं का टमाटर खाए बिना विधानसभा में नहीं बैठ सकता, क्योंकि जयपुर में जो सब्जी की सप्लाई है वो चौमुं से होती है। जयपुर है वो चौमुं के टमाटर खाता है। अच्छा, एक और चौमुं को लेके बड़ी खास बात है। मैं जब जयपुर आया था तो कई बार क्या होता है ना कि हम किसी एक रीजन को, किसी भी क्षेत्र को एक गलत अर्थ में परिभाषित कर देते हैं। जैसे बिहार को लेकर सोच समझ के बोलिएगा, मानहानि का दावा हो सकता है आप पर, और वो मैं ही करूंगी फिर। हाँ, इसलिए कोई भी असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा, है ना। लेकिन मैं जब जयपुर आया तो एक बात कि एक गलत तरीके से क्रिटिसाइज किया जाता है चौमुं को और चौमुं के लोगों को। इवन मैं तो मानता हूं कि ये उनकी डिग्निटी पे हम क्वेश्चन मार्क करते हैं। तो इस पहचान को, ये जो एक गलत नैरेटिव बना है चौमुं को लेके, आपको प्रयास करना चाहिए और आपको हर प्लेटफॉर्म से ये बात उठानी चाहिए कि आप हमें गलत क्रिटिसाइज करते हैं। बिल्कुल। इसमें जैसे अभी सिर्फ पॉलिटिक्स ही नहीं, उससे पहले भी लोग पूछते थे कि आप कहाँ पर हो। तो बहुत लोग हैं जो लोग इस चीज़ से ही बचने के लिए कहते हैं हम चौमुं के हैं, वो जयपुर के हैं। तो ये चीज़ हमेशा मुझे शादी के बाद महसूस हुई कि शादी कहाँ हुई है, तो मैं हमेशा ये कहती चौमुं में हुई है, चौमुं जयपुर के पास है, ताकि लोगों को समझ आए कि उसकी लोकेशन क्या है। और इस पे आज भी मुझे कोई भी तरह का, हमेशा कभी भी ये नहीं लगता है कि एक मैं अपने आप को थोड़ा सा पीछे खींचूं ये बताने से कि मैं कहाँ से हूँ।
और मेरे ख्याल से चोमू का अभी प्रथम नागरिक होने के तौर पर ये चीज़ मैं लोगों तक भी पहुंचाना चाहती हूं कि हमारा जो चोमू का नाम जो आया वो है वहाँ के 4 द्वार थे, तो चोमूहा से चोमू बना वो। तो और वहाँ के आप अगर आज लोगों को देखेंगे, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड में देखें, मेडिकल फील्ड में, एजुकेशन फील्ड में, बहुत सारे लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो जिस सेंस में उसे लिया जाता है, बोला जाता है, जैसे बीच में ही कुछ मूवीज़ में भी आया कि उस शब्द को इस्तेमाल किया गया, हालांकि वो इंटेंशन नहीं था, क्योंकि उन्हें नहीं पता, बहुत सारे लोगों को नहीं पता चोमू नाम से जगह भी है। तो हम इस चीज़ पर नहीं कर सकते कि लोग किस तरह से, तो बिल्कुल हम प्राउडली बोलते हैं कि हम बोलना चोमू से चाहिए, हैं, प्राउडली बोलते है वहाँ पे। हैं, हाँ, क्योंकि हमारे वहाँ का नाम है वो। और ये तो अगर जैसे आप गूगल भी करेंगे वर्ड के लिए, तो अगर तो वहाँ पर भी कुछ और मतलब अगर दिखाया जाता है, ये चीज़ें तो मेरे ख्याल से विद टाइम ठीक हो सकती हैं। बाकी हमारे तौर पर हम जानबूझ के नाम लेते हैं कि मैं चोमू से विधायक हूँ, वो जो जयपुर जिले में पड़ता है। और हम तो ये कहते हैं कि पूरा प्रदेश हमारे चोमू की सब्जियां और फल खाता है। आप जयपुर में मेरे आप सदन के भाषण अगर सुनेंगे तो मैंने बहुत सारे भाषणों में कहा है कि हम उस जगह से आते हैं जहाँ के पैम्पलेट्स लगे होते हैं चोमू की ताज़ा सब्जियां, और सब्जियां कहीं से भी आ रही हैं पर चोमू के नाम से उनकी सब्जियां बिक रही हैं। पहचान तो आपकी असल में वो है, बिल्कुल, जयपुर में हम पूरे चोमू को, हाँ, सब्जियां और फल खिला रहे हैं। हम कृषि के लिए जाने जाते हैं। और आज आप देखिए, अगर लैंड की अगर रेट्स अगर देखें, चोमू में सबसे ज़्यादा है। चोमू एक बहुत ही पोटेंशियल एरिया है, तो हमें गर्व है इस बात का। ठीक बात है। आप देखिए, चोमू जयपुर से पहले बस गया था, जयपुर बाद में बना, पहले चोमू बन गया था। एक और बात है कि राजधानी की चकाचौंध में चोमू डेवलप नहीं हो पाया, और उसकी जो पहचान है वो धीरे धीरे, चोमू का जो फोर्ट है वो पहले बना, वहाँ का अपना एक इतिहास है। मैं कहीं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था अभी, उसमें था कि चोमू की जो हेरिटेज विरासत हमारी सबकी होती है, उसका संरक्षण करना चाहिए। उसको लेके ठीक ठाक काम अभी तक नहीं हुआ है। वहाँ कब्जा हो गया है कई लोगों का। जो एक परकोटा बनाया था, परकोटे में बसा हुआ शहर है, उसके 4 दरवाजे थे, चौमुहा हुआ, धीरे धीरे अपभ्रंश होते होते वो चौमू हो गया। तो इसको लेके आपको काम करना चाहिए। हेरिटेज हमारी सबकी होती है। वहाँ पे कुछ अखबारों में मैंने खुद ने पढ़ा है कि हेरिटेज पे कब्जा हो रहा है धीरे धीरे, और राजधानी के बिल्कुल सटे हुए आप हैं, तो ज़्यादा डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन राजधानी की चकाचौंध में चोमू अब धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है। तो इसको लेके क्या सोचती हैं आप? चोमू, अगर आपने सही फरमाया, एक तो टूरिज्म को लेके, हालांकि टूरिज्म को लेके चोमू काफ़ी अच्छा संभावनाएं हैं, जाना भी जाता है अभी भी, लेकिन संभावनाएं और अपार हैं। आप देखें, बहुत अच्छे हमारे पास होटल्स हैं जहाँ हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवीज़ की शूटिंग्स होती हैं, सीरीज़ जो आजकल ये चल रही हैं OTT प्लेटफॉर्म्स पे, उनकी शूटिंग्स होती हैं। बहुत बड़े बड़े परिवार हैं जो NRI परिवार तक हैं, नेशन वाइड तो आते ही हैं, वो लोग वहाँ पे डेस्टिनेशन वेडिंग्स करते हैं। पर बिल्कुल आपने सही कहा कि हम वहाँ के अभी तक और जो हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ को प्रमोट करने के लिए कुछ बहुत खास नहीं कर पाए हैं। वहाँ एक लक्ष्मी नाथ जी का मंदिर है जो बहुत पुराना है, उसके लिए मैंने सदन में भी कहा था कि हमें उसके लिए भी कुछ करना चाहिए। लोगों की बहुत आस्था है। ऐसे ही वीर हनुमान जी का वहाँ मंदिर है जहाँ रोपवे संचालित नहीं है। तो क्योंकि ऐसी चीज़ों को हम डेवलप करेंगे, उसके आसपास के एरिया को हम सौंदर्यकरण करेंगे। आज वहाँ रोपवे, लाखों लोग वहाँ आना चाहते हैं, पर 1100 सीढ़ी चढ़ के ऊपर कौन जाए? बहुत सारे लोग वंचित रह जाते हैं, इसलिए नहीं आ पाते, फ़ोन करते हैं चालू हो गया क्या। तो ऐसी चीज़ों पे हमारा बिल्कुल फोकस है कि हम इन चीज़ों को डेवलप कर सकें कृषि के साथ ही लोगों को, और इससे रोज़गार के भी बहुत अवसर मिलते हैं। तो बिल्कुल है, और आज आपने ये बात चलाई है तो इसके लिए हम और एक्टिवली प्रयास करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के टाइम मैंने आपकी कुछ एक फ़ोटोज़ देखी थी, और आपको राहुल गांधी के साथ बात करने का चांस मिला, राहुल गांधी के साथ कदमताल करने का आपको चांस मिला। शायद पहली मुलाकात होगी राहुल गांधी से वो आपकी। क्या बातचीत हुई राहुल गांधी से, आपने क्या फील किया? देखिए, राहुल गांधी जी की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से वो एक ऐसे लीडर हैं जिस व्यक्ति के दिमाग में आ सकता है कि भारत जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। हज़ारों किलोमीटर लोगों के बीच में चलकर उन लोगों को जानना, यहाँ के ट्रेडिशंस जानना, ऐसा नहीं है कि वो पहले नहीं जानते थे, पर इससे लोगों का, जनता का डायरेक्ट आपसे जुड़ाव होता है कि ये एक ऐसा लीडर है जो हमारे बीच में आके हम घूम रहा है। तो उनसे मिलकर बातचीत में 2-3 बार 4 बार जब भी मिलना हुआ। अच्छा, 2-3 बार मिल ली है? हाँ, भारत जोड़ो यात्रा के बीच में हर स्टेट में मैं गई थी।
जब कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हर स्टेट में मैंने भारत जोड़ो यात्रा ज्वाइन की थी। उसके बाद भी जब मिलना हुआ तो वो और उस बीच में वहाँ पर कुछ ऐसी मीटिंग्स भी रहती थी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कि जब ब्रेकफास्ट और इवनिंग रिफ्रेशमेंट के टाइम में वहाँ पे आसपास कोई भी घर होता, उसकी छत पर कुछ लोग बैठते, कुछ चीज़ों पे चर्चा करते। वहाँ भी उनके जो हम थॉट्स सुनते थे वो बहुत ही बेसिक चीज़ों से उन पे कार्य करना चाहते हैं। लोगों की परेशानियों को उन्होंने समझा है और वो चाहते हैं, जैसे मैंने बार बार बोला, सिर्फ राजनीति को राजनीति नहीं करनी, हमें सेवा करनी है। राजनीति तो इस पूरे परिप्रेक्ष्य का मतलब नाम है। तो उन बहुत ही गहन वो नॉलेज रखते हैं चीज़ों का और बहुत संयम से सुनते हैं। उसके बारे में अपने जो विचार हैं वो भी प्रस्तुत करने में, वो ज़रूरी नहीं है आज आप बोल रहे हैं तो आपको अच्छा बोलकर ही आपको अच्छा महसूस कराएं। वो अपने तर्क खुद के तौर पे रखेंगे। आपकी क्या बातचीत हुई? पहले तो इंट्रोडक्शन, क्योंकि अभी कांग्रेस प्रमोट कर रही है कि प्रोफेशनल्स और आए इसमें, तो उस वक्त भी यही कि ठीक है आप कहाँ से हैं, क्या हैं, क्योंकि पहले कोई जानकारी कि हाँ चोमू से हैं, चोमू की अभी हमने बात चलाई। जयपुर में चोमू से हैं, वहाँ पर हम पॉलिटिकली भी एक्टिव हैं। सोशल जैसे क्योंकि राहुल गांधी जी भी कभी खेत में पहुँच गए, अभी बहुत सारे अलग अलग प्रोफेशंस के लोगों से मिल रहे हैं, तो हम सोशल एक्टिविटीज़ में भी काफ़ी एक्टिव हैं। उन्हें जानकर काफ़ी आश्चर्य महसूस हुआ कि अच्छा मतलब तुम गायनेकोलॉजिस्ट हो और फिर भी आज यात्रा में भी यहाँ मौजूद हो, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट, और सोशल एक्टिविटीज़ में भी हो और पॉलिटिकली भी अगर इंटरेस्ट रखते हो, तो ये तो पार्टी के लिए अच्छी बात है। अगर आप जैसे प्रोफेशनल्स आगे आते हैं और उस चीज़ को, जैसे हमने बात किया, चीज़ें ऊपर से डाउन द लाइन जाती हैं, तो आप एक अच्छा इसमें आगे कर सकते हो। और इसी दौरान बाकी मीटिंग्स में उनके विचार भी जानने की मौका मिला। तो यही सब बातें थी। प्रियंका गांधी से मिलना हुआ आपका? प्रियंका गांधी जी से एक बार मिलना हुआ था सवाई माधोपुर के दौरान। तब उन्होंने बताया कि बेटी से मिलवाया, यही डॉक्टर पे, क्योंकि हमारे लिए मतलब ये एक चीज़ सबसे पहले आ जाती है कि हाँ मैं प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। तब उन्होंने बोला हाँ मेरी बेटी भी वही कर रही है एंड शी विल बी हैप्पी टू नो कि चलो हमारे पास ऐसे लोग पहले भी थे और अब भी हैं जो नए लोग ऐसा जुड़ रहे हैं। और उन्होंने भी इसी चीज़ में बातचीत की कि हमें शिक्षा के लिए लोगों को मोटिवेट करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में हमें काम करना चाहिए, क्योंकि जब तक कोई भी व्यक्ति और कोई भी महिला खुद के दिमाग से, खुद के विचारों से नहीं सोचेगी, चलती जो आगे परिपाटी है उस पर आंख बंद करके जब तक चलना बंद नहीं करेगी, तब तक हम चीज़ों को नहीं सुधार सकते। कौन दोनों में से बेटर लीडर है? कांग्रेस को किसके नेतृत्व में आगे चलना चाहिए, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? ये तो आप बहुत ही ट्रिकी और एक अजीब सा क्वेश्चन पेश कर रहे हैं, पर मुझे लगता है राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी दोनों ही एक बहुत बड़े एसेट हैं, इनवैल्यूएबल एसेट हैं कांग्रेस के लिए, और दोनों की अपनी एक पोजीशन है, दोनों की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। इसमें कौन पहले या कौन बाद में, कौन बेटर या कौन कम अच्छा, वो चीज़ हम ला ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी अपनी स्ट्रेंथ्स हैं। वो लोगों से अपने लेवल पे अलग तरह का जुड़ाव कर सकते हैं, अपने अलग तरीके से कांग्रेस को बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आपने चाहे ये चीज़ नहीं रखी पर मैं रख देती हूँ, लोग बहुत बार कहते हैं कि परिवारवाद, तो ये तो क्या है, चीज़ें सिर्फ बीजेपी के पास एक मुद्दा है बोलने के लिए, परिवारवाद। बाकी जो सक्षम लोग हैं वो अगर परिवार में हैं या परिवार से बाहर से हैं, क्यों ना आगे आए। हाँ, जैसे सारे डॉक्टर बराला परिवार में है। हाँ बिल्कुल, भाई आपके बच्चा अगर मेहनत कर रहा है तो बिल्कुल आगे आए, और अगर वो मेहनत ही नहीं कर पा रहा तो खुद ही गायब हो जाएगा, वो खुद ब खुद गायब हो जाएगा। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी, गांधी परिवार ने इतने बलिदान दिए हैं। आज वो इस देश के लिए, पार्टी के लिए नहीं, सिर्फ देश के लिए, एक आखिरी व्यक्ति में खड़े हुए व्यक्ति के लिए अगर वो दौड़ रहे हैं तो उनमें टैलेंट है, इसलिए वो आज भी जिंदा हैं। वरना बस चलता तो लोग कब का ख़त्म कर चुके होते हैं। तो वो खुद के बल पे, लोगों के विश्वास पे जिंदा हैं, ये परिवारवाद नहीं है। नेपोटिज्म की, या फिल्म इंडस्ट्री में बात करें, कितना ही परिवारवाद चला लें, अगर टैलेंट नहीं है मूवीज़ फ्लॉप होंगी, गायब हो जाएंगे लोग सीन से। तो ये सारी चीज़ें, और आप देख लें दूसरी पार्टियों में भी कहाँ नहीं है परिवारवाद, जिसका बस चलता है पूरा करता है, जब खुद में दम नहीं होता तो वो सीन से गायब।
प्रियंका गांधी वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये थोड़ा आपको लगा नहीं कि इलेक्शन के बाद में थोड़ा हवाई मामला हो गया, धरातल पे कुछ हो नहीं पाया, 30% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए, तो एक कमिटमेंट जो प्रियंका गांधी का था वुमेन लीडरशिप को लेके, महिलाओं को लेके, हवाई बात थी एक तरह से। देखिए, कोई भी नई चीज़ को हम लाते हैं, हालांकि ये नई चीज़ नहीं है, पर उसको स्ट्रांगली लाते हैं तो जो शुरू का फेज़ होता है वो हमेशा रेजिस्टेंस का होता है। एक बार वो रेजिस्टेंस वाला फेज़ हम पार कर जाएं, अब आप देखिए कि विमेन रिजर्वेशन की जहाँ बात आती है, चाहे नौकरियों में भी आती है, तो एक रेजिस्टेंस पुरुषों से भी आता है कि हम हैं घर के कमाने वाले, हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती हैं, आप महिलाओं के लिए रिजर्वेशन दे दोगे तो हम आदमी कहाँ जाएंगे। ये नौकरियों के लिए भी है, ये पॉलिटिक्स के लिए भी है, तो कहीं ना कहीं एक छुपा हुआ रेजिस्टेंस वो भी है, चाहे वो सामने ना आए, क्योंकि मैंने खुद महसूस किया है, मैंने लोगों से बातचीत करी है, उस चीज़ में आया है। तो इन चीज़ों को पहले तो एक विचार लाना वो सबसे बड़ा इनिशिएशन है, उसको धरातल पे उतारने में दिक्कतें आती हैं बहुत सारी चीज़ें, पर मुझे विश्वास है प्रियंका गांधी जी ने आह्वान किया और हम जैसे बहुत से लीडर्स हैं, चाहे मेल्स हों चाहे फीमेल्स हों, हम उस दिशा में लगे हुए हैं कि उस चीज़ को लाया जाए। और सबसे पहले इसकी शुरुआत पार्टी से तो होगी ही होगी। सेंटर में जब ये 33% रिजर्वेशन सिर्फ वो एक पॉलिटिकल हथियार उसके नहीं मान के जब सच में वो लागू हो जाएगा, क्योंकि पंचायती राज में ये कांग्रेस पार्टी द्वारा लागू किया गया, वो एक बहुत बड़ा स्टेप था, तो ये जिस दिन लागू हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी में बहुत सी सारी महिलाएं हैं आगे। और मैं खुद एक एग्जाम्पल हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे मौका दिया, जबकि मेरी बहुत बड़ी कोई राजनीतिक पैठ नहीं थी, मेरे कोई कनेक्शंस नहीं थे, मैं तो धरातल पे काम करने वाली एक नॉर्मल सी एक कोई भी एक पर्सन थी। तो मुझे अगर पार्टी मौका दे सकती है जिसके कोई बहुत बड़े पॉलिटिकल कनेक्शंस नहीं हो, तो इसका मतलब कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो आपका काम देखती है। ऐसे अपडेट थी कि आपकी जो पैरवी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और आपके ऊपर CWC की मीटिंग में बहुत ज़्यादा डिस्कस हुआ है, और जो फॉर्मेट था उसमें लगातार आप फिट बैठते जा रहे थे, फिर आपकी पैरवी बहुत ज़्यादा मजबूत थी, तो पॉलिटिकल कनेक्शन मतलब कहीं ना कहीं तो साउंड थे, तब जाकर आपकी इतनी मजबूत पैरवी थी। कि जैसे मैंने बोला, मेरे पॉलिटिकल कनेक्शंस बहुत मजबूत नहीं थे, क्योंकि मैं और डॉक्टर साहब ज़्यादातर हॉस्पिटल में काम करते, पार्टी की जो भी गतिविधियां होती थी उसमें मैं जाया करती थी और धरातल पर मैं काम किया करती थी। यही चीज़ें हैं जिन्होंने पैरवी को स्ट्रॉन्ग किया, क्योंकि सर्वेज पार्टी ने काफ़ी कराए, उनके पास रिपोर्ट पहुंची, और ये सीट थी जहां पर हम कुछ काफ़ी साल से कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो कांग्रेस ने मुझ पे दाव खेला उन सर्वेस के आधार पे, मेरे काम के आधार पे और सब लोगों के विश्वास के आधार पे। तो मेरे ख्याल से उसी चीज़ ने हमारी पॉलिटिकल पैरवी को मजबूत किया। कांग्रेस में आप प्रियंका गांधी पे बात हुई कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, वुमेन लीडरशिप, आप महिला भी हैं युवा भी हैं, तो कांग्रेस में राजस्थान में आपको नहीं लगता कि वुमेन लीडरशिप अभी बहुत ज़्यादा पीछे है? बड़ी बड़ी लीडर पहले हुई हैं, कमला बेनीवाल, गिरिजा व्यास, ये, लेकिन अभी देखिए आप जब भी एक बड़े सिनेरियो में बात चलती है, प्रदेश अध्यक्ष, अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, किसी महिला चेहरा का नाम दौड़ में नहीं है। कांग्रेस से मुख्यमंत्री का कैंडिडेट कौन है, 5-10 चेहरों पे चर्चा भी होती है, तो उसमें एक भी महिला नहीं है। तो ये चीज़ बदलने की कितनी ज़रूरत है, और आपको क्या लगता है कि इस तरह की पार्टी में जहां अभी वुमेन लीडरशिप बहुत ज़्यादा पीछे है, वहां डॉक्टर शिखा मील बराला का कैसा फ्यूचर होगा? फ्यूचर की तो देखिए मैं आपको बताऊं कि मैं बहुत बड़ी महत्वाकांक्षाएं नहीं रखती हूं कुछ पॉलिटिकल। मुझे जो अभी मिल रहा है और मुझे मेरे लोगों तक सेवा करने का मौका मिल रहा है, वो मेरे लिए इनफ है। भले ही मैं एक MLA के तौर पे करूं और आगे मुझे मौका मिलता है तो मैं सिर्फ MLA रहूं, या मुझे और कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है, तो मैं उस लाइन में अपने आप वुमेन लीडरशिप की बात मैं अपने आप को उस लाइन में नहीं मानती हूँ। मैं पार्टी की एक विधायक होना ही अपने आप के लिए ये मानती हूँ कि मुझे एक अच्छा अवसर मिला हुआ है। पर आप ओवरऑल अगर बात करते हैं वुमेन लीडरशिप की, तो डेफिनेटली हमारे पास बहुत अच्छी वुमेन लीडर्स हैं, जिन्होंने जो पिछले कार्यकाल में भी बहुत सारे लोग मंत्री भी रहे थे, अभी भी विधायक हैं, नहीं भी हैं। तो पार्टी को डेफिनेटली प्रमोट करना चाहिए, कुछ नाम आने चाहिए, और हम लोगों को भी एज वुमेन। मैं तो कहता हूँ डॉक्टर शिखा मील को प्रमोट करना चाहिए। भाई पढ़ी लिखी हैं, युवा हैं, मुद्दों पे बात करती हैं, क्या हर्ज है? मैंने मेरी मेडिकल एजुकेशन के उस दौरान हम लोगों को में बहुत ज़्यादा होता था कि हमें सीनियरिटी और जूनियरिटी का बहुत आदर और उस चीज़ का सम्मान किया जाता है। तो मैं मानती हूँ कि मैं एक फ़िलहाल और लोगों से जूनियर नेता हूँ,
शेष नेतृत्व को अगर लगता है कि हम इसके लायक हैं तो बिल्कुल, अगर कोई पद मिलता है तो उसके लिए मैं पर्सनली आपको बिल्कुल फ्रैंकली बता रही हूँ, मैं कोई भी पद के लिए कि मुझे इसमें पीसीसी में मिल जाए, मतलब पूरे प्रदेश लेवल पे मिल जाए या और कोई लेवल पे मिल जाए, पर्सनली मेरी अभी तक मैंने उस लाइन पे सोचा भी नहीं है, ऐसे कोई एम्बिशंस भी नहीं है। मैं जहाँ हूँ मैं खुश हूँ, कम से कम वो मैं मेरा काम करती रहूँ, बाकी पार्टी पर है। मेरे सभी सीनियर लीडर्स हैं, मैं उनका रिस्पेक्ट करती हूँ। आप धीरे धीरे पॉलिटिकल लैंग्वेज सीखती जा रही है। शीर्ष नेतृत्व को लगता है, उनको लगता है, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस में युवाओं को लगातार लग रहा है कि भैया कुछ करिए हमारा, बस शीर्ष नेतृत्व को नहीं लग रहा है, ये बड़ी तकलीफ है। अभी उसी के लिए जैसे आप देखें, अभी अहमदाबाद में हमारा जो ये रहा है पूरा अधिवेशन, उसमें बहुत लोग मिले हैं, मंथन हुआ है, चर्चा हुई है, सारी चीज़ें हुई हैं। तो लगातार हर प्लेटफॉर्म पे, और उससे मंथन अगर होगा तो मंथन से कुछ ना कुछ चीज़ें निकल के आएंगी। शुरुआत में 100 पॉइंट आएंगे, 100 का भी मंथन करेंगे तो 50 आएंगे, उसमें से जो प्रायोरिटी पे हैं उनको लागू किया जाएगा, उस दिशा में काम किया जाएगा। और युवाओं को मौका मिल रहा है, मैं उसका उदाहरण हूँ। महिलाओं को मौका मिल रहा है पार्टी की तरफ से, मैं उसका उदाहरण हूँ। इसलिए मैं तो मानती हूँ कि पार्टी हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है, हमें सुना भी जा रहा है। आज आप अगर देखें सदन की कार्रवाई देखें पिछले 3 सेशंस की, आप उनमें देखें युवाओं को पार्टी की तरफ से बोलने का बहुत मौका मिला है। मेरे को मेडिकल जो उस पे था, मेडिकल एंड हेल्थ पे मेरे को ओपनिंग का मौका दिया गया था, जबकि कोई भी नए पहली बार फर्स्ट टाइम एमएलए को ये मौका कोई पार्टियां नहीं देती हैं, पर इस बार हमारी पार्टी ने बहुत सारे युवा नेताओं को, फर्स्ट टाइम एमएलएस को ये मौका दिया। तो मैं मानती हूँ कांग्रेस उसमें कर रही है। कभी चीज़ें परफेक्ट नहीं होती हैं, इसलिए उस पर लगातार काम किया जा रहा है। और हमारे लीडर्स की बात करें, जो भी अभी बड़े लीडर्स हैं, हमारे पूर्व सीएम अशोक गहलोत जी हैं, पायलट साहब हैं, डोटासरा साहब हैं, जूली जी हैं, सीपी जोशी जी हैं, सभी लोग हैं। सभी लोगों से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए पार्टी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। लोगों में अब स्वीकार्यता फिर से बढ़ रही है, लोग फिर से कांग्रेस की राज की तरफ देखते हैं मुंह मोड़ के। वही गहलोत जी वाला थैला अभी भी हाथ में देखते हैं, तो उनके बहुत सारे लोग हैं जिनके आंसू दिखते नहीं, पर उनके मन में हैं कि भाई वो राज सही था, कम से कम गरीबों की सुनी जा रही। आप किसे मानती हैं अगले चुनाव में अगर कांग्रेस मेजोरिटी में आती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा कांग्रेस की तरफ से? तो टिपिकल सवाल। बिल्कुल कहिए कि शीर्ष नेतृत्व। भाई अगर मैं अपने आप को मानती हूँ तब तो मैं कहूँ कि देखो मेरी तरफ देखो, है ना। अच्छा, हाँ। वरना हमारे सभी सीनियर लीडर्स हैं, सभी हमारे लिए आदरणीय हैं। पार्टी को जिस भी चेहरे पे लगता है कि चेहरे पे चुनाव लड़े, वो पार्टी का डिसीजन है। पार्टी को लगता है बिना चेहरे, हम सिर्फ कांग्रेस के सिंबल पे, हमारी मेहनत पे, हमारे आप पॉलिसीज पे कर रहे हैं। आप अपनी पसंद बताइए कि ये ठीक चेहरा है। मैं नाम ले सकता हूँ, अशोक गहलोत 3 बार पहले रह चुके हैं, टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा, अब आप कोई नाम ऐड कर सकती हैं, सचिन पायलट। तो आपका फेवरेट कौन है? आपने 4 नाम लिए और चारों से ही हमें सब कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मेरे ख्याल से ये तो बहुत कंट्रोवर्शियल भी हो जाएगा। कंट्रोवर्शियल बातें कहने से मुझे परहेज़ भी नहीं है, पर इस चीज़ पे मेरा ना तो मेरा स्टेटमेंट मायने रखता, ना इस चीज़ के बारे में मैंने आपकी चॉइस पूछ रहा हूँ। मैं ना इस चीज़ के बारे में मैंने कभी सोचा, और ना मैं कोई अभी तक ऐसा है बहुत ज़्यादा कि मैं कोई पर्टिकुलर कैंप से आती हूँ। जो चीज़ें तो जैसा मतलब बीजेपी ने बनाने की कोशिश की, यहाँ पर तो ये कैंप है, वो कैंप है। हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अंदर की हकीकतें जानते हैं। हम जानते हैं यहाँ कोई कैंप नहीं है, यहाँ पर सब लोग एक हैं और डिसीजन अल्टीमेटली सब लोग मिलजुल के लेते हैं। बाहर जैसा भी लोग दिखाने के प्रयास करें, तो हम खुद पार्टी में अंदर रह के स्थितियाँ जानते हैं। तो हमें तो लगता है कि जो भी चेहरा हमारे सामने होगा या बिना चेहरे अगर पार्टी चुनाव लड़ती है, हमें तो सब स्वीकार्य है। चलिए एक और सवाल है आपसे। आप कांग्रेस की लीडर हैं, कांग्रेस से विधायक भी हैं। कांग्रेस की 3 कमियां बताइए कि यहाँ कांग्रेस को सुधार करना चाहिए। कांग्रेस की 3 कमियां, तीन कमियां, हाँ, अच्छाइयां नहीं बतानी है, 3 कमियां कि यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है। एक, हमें हमारा संगठन वो मजबूत करना चाहिए। संगठन में, क्योंकि हमारे पास जैसे अगर आप देखें आरएसएस है, वो बीजेपी ही है और आरएसएस ही बीजेपी को चला रही है। अगर देखा जाए तो आरएसएस ने एक संगठन बना रखा है, चाहे धर्म के नाम पे या कोई भी नाम पे लोगों को रखा है। हमें उस चीज़ पे नहीं जाना चाहिए, धर्म और उस पर हमें हमारा संगठन मजबूत करना चाहिए। और जो अभी इस प्रदेश में, राजस्थान की तो मैं बात कहूँ, काफ़ी अच्छे तौर पे चल रहा है। हमें डेली प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप अपने मंडल अध्यक्षों के नाम भेजो। मान लो मैंने नहीं भेजा है, एक भी रह रहा है 11 में से, तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें लगातार
इस चीज़ पे काम किया जा रहा है और काफ़ी कुछ पिछले महीनों में किया भी जा चुका है। हमारे प्रदेशाध्यक्ष श्री डोटासरा जी बहुत अच्छा इसमें कार्य कर रहे हैं, जूली जी, पायलट साहब, अशोक गहलोत जी इन चीज़ों को सराहना कर रहे हैं वो भी। तो पहली कमी तो ये थी जिस पे काम अच्छे से चल रहा है। दूसरा है जो कांग्रेस का व्यक्ति है वो इतना मुखर नहीं है। मुझे तो ये चीज़ ठीक भी लगती थी। अग्रेसिव पॉलिटिक्स करनी चाहिए कांग्रेस को, ये मानते हैं? हाँ, पॉजिटिवली एग्रेसिव होना चाहिए, क्योंकि जनता भी अब धीरे धीरे जैसे जैसे जागरूक हो रही है, एजुकेशन आ रही है, उन्हें लग रहा है जो लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, जो लोग गंदा बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें नकारा जा रहा है। कांग्रेस की पॉलिसी रही है कि एग्रेसिव भी हम रहे हैं, तो हम पॉजिटिवली एग्रेसिव रहे हैं। हम थड़ी पे बैठ के कुछ भी नहीं है कि अगर भैया कुछ भी आपको लग रहा है खुद की कमी है तो सीधे धर्म पे ले जाओ बात। हम उस चीज़ पे नहीं ले जाते और ना ले जाना चाहिए। हमें उनके अनुरूप अपने आप को नहीं बदलना, हमें जनता के अनुरूप अपने आप को बदलना है। पर हमें मुखर होना होगा, चाहे मैं हूँ, चाहे मेरे कार्यकर्ता कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हमारे लीडर्स हैं मुखर, पर हमें वो चीज़ हमारे नीचे के लेवल तक ले जाना है कि हम पार्टी के लिए लड़ाई लड़ें और बिल्कुल बेखौफ होकर लड़ें। तीसरी चीज़ जो है, कांग्रेस की कमी आपने पूछी, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भी ये नेशनल मंच तक से कहा और उसकी काफ़ी बातचीत भी हुई कि स्लीपर सेल की उन्होंने बात कही। कांग्रेस में क्या है, स्वीकार्यता बहुत है। हम कट्टर नहीं हैं, कट्टरवाद नहीं है, हम स्वीकार्य हैं, हम सेक्युलर हैं, हम चीज़ों पे मंथन करते हैं। अगर आप मेरे राइवल हैं पर आपकी बात भी मुझे लगता है कि हाँ ये सही है, तो उसे मैं सोचूंगी, विचार करूंगी और मुझे लगता है तो उसे अपनाऊंगी भी। तो ये चीज़ कांग्रेस की एक वो रही है। तो इस चक्कर में बहुत सारे स्लीपर सेल्स जैसा उन्होंने कहा वो डेवलप हो गए हैं। बहुत बार ये होता है कि पूरे 5 साल वो आपसे काम कराएंगे और चुनाव में वोट कहीं और दिलवाएंगे। तो ऐसे लोगों को हमें सच में आइडेंटिफाई करना, फिर सिर्फ आइडेंटिफाई करना ही नहीं, ये बिना सोचे इससे फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, ये बिना सोचे उस पर एक्शन लेना, ये एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा। अपने जो डेडिकेटेड कार्यकर्ता हैं उनको मोरल बूस्ट करेगा और जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको ये चीज़ डिमोटिवेट करेगी कि भैया यहाँ नहीं चलने वाला ये सब। अब बीजेपी लगातार जीतती जा रही है पैन इंडिया स्टेट्स में भी, तो बीजेपी की 3 अच्छाइयाँ क्या लगती हैं आपको? बीजेपी के दिनों का तो अच्छे का पता नहीं, पर जनता के दिन बड़े बुरे हैं। जनता को पानी तो पानी नहीं मिल रहा। एक वो थैला अशोक गहलोत जी ने दिया था, उसको भी बीजेपी ने खाली कर दिया। बेचारा आदमी थैला ही लेके घूम रहा है, जैसे मैंने बताया। तो योजनाएं नहीं पहुंच रही। एजुकेशन की मैंने बात उठाई थी कि जो आरटीई के तहत सच में स्कूलों से कितना फ़ायदा उसके जो पात्र हैं वहाँ तक पहुँच रहा है क्या, मेडिकल में लोगों तक सच में वो योजनाएं पहुंच पा रही हैं क्या, कहीं तो अस्पताल नहीं पहुंचा रहे हैं, वो उनके खुद के स्वार्थ रहते हैं, कहीं ऊपर से पेमेंट्स नहीं हो रहे हैं। तो हर चीज़ जो बेसिक चीज़ें हैं वही जनता को नहीं मिल रही। कितने नंबर देंगी आप राजस्थान के जो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं, कितने नंबर देंगी आप 10 में से? हम बार बार सदन में यही बात करते हैं कि भजन लाल जी तो बहुत ही सीधे व्यक्ति हैं, सीधे हैं, बहुत ही सीधे व्यक्ति हैं। अभी आज गवर्न कौन कर रहा है? गवर्न कर रहा है सारी ब्यूरोक्रेसी। पॉलिसीज़ कौन बनाती है? पॉलिसीज़ ब्यूरोक्रेसी बनाकर लाती है और नेता पहले उनको आइडिया देता है कि हमें इस दिशा में काम करना, पॉलिसीज़ बना के लाओ, फिर वहाँ का नेता उस पर बात करता है आपकी ये कमियाँ हैं। पर मेरे ख्याल से जो विधायिका और कार्यपालिका का है उसका संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका है। अगर चैम्बर्स में बैठे हुए अपने ब्यूरोक्रेट्स ही सरकार को चलाएंगे तो सरकार कभी भी अपनी पॉलिसीज़ को जनता के लिए नहीं बना पाएगी, जनता तक नहीं पहुंचा पाएगी। जो भी पॉलिसीज़ बन रही हैं ये कुछ पर्टिकुलर स्वार्थ हैं उनको पूरा करने के लिए बन रही हैं, जनता इसमें कहीं भी नहीं दिख रही है। आप डॉक्टर भी हैं और हेल्थ के इशू को लगातार उठाती रहती हैं। आपका एक वीडियो भी मैं सुन रहा था विधानसभा में, आपने प्राइवेट हॉस्पिटल को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था कि जो निजी अस्पताल हैं उनके साथ में ज़्यादती हो रही है, उनका शोषण हो रहा है। तो हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि आप ये बात इसलिए तो नहीं करें कि आपका खुद का हॉस्पिटल है। क्या मामला था वो? हाँ, ये मामला ऐसा था कि बहुत सारे लोगों को लगता है मैं डॉक्टर हूँ और मैं प्राइवेट हॉस्पिटल से संबंधित रही हूँ तो मैं कहीं ना कहीं उस चीज़ में मेरे डायरेक्शन में ले जाऊँगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं लगातार कहती आई हूँ हमारे चोमू की फ़िलहाल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनकी हालत बड़ी दयनीय है।
वहाँ पे आपको, क्योंकि हेल्थ ऐसा नहीं है कि मतलब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की दशा सुधार देंगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को नुकसान होगा, ऐसा कभी नहीं है। क्योंकि इतनी जनसंख्या है, इतनी बीमारियां हैं, लोग बड़े परेशान हैं, उन्हें जहाँ पे सुविधा मिले वही अच्छा है। तो हमें जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की दशा है वो सुधारनी चाहिए। वहाँ डॉक्टर्स नहीं है, वहाँ नर्सेज नहीं है, वहाँ पे इक्विपमेंट्स नहीं है, एक्सरे मशीनें खराब पड़ी हैं, सोनोग्राफी मशीन्स नहीं है, बहुत सारी बेसिक चीज़ें वहाँ पर नहीं हैं। साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें तो प्राइवेट हॉस्पिटल आपके लिए एक जरिया है कि वो सरकार की पॉलिसीज़ को, सरकार जो फ़ायदा देना चाह रही है उसको मरीज तक पहुंचा सके। वो तो एक जरिया है सिर्फ। उस जरिए को अगर आप किसी ने मान लो 2 करोड़ का काम कर दिया किसी हॉस्पिटल ने, और उस हॉस्पिटल का 2 करोड़ का बिल बकाया है, तो वो आगे का कार्य, बार बार आप न्यूज़ देख रहे हैं, वो आगे का काम मेडिकल स्टोर है RGHS से जुड़ा हुआ, वो आगे का काम कैसे करेगा? क्योंकि उसे कहीं ना कहीं लगेगा मेरा ये पेमेंट अटक गया, आगे वाला भी अटकेगा। तो उन्हें रेगुलर, आप अगर पेमेंट्स हैं आपको लगता है ऑब्जेक्शनेबल है, उन्हें रोक लें। किसी पे कार्रवाई करनी है, किसी पे जांच बिठानी है, जांच बिठाएं। पर जो चीज़ हो चुकी है, इलाज जा चुका है, मरीज संतुष्ट है, काम हो गया है, उसके पेमेंट्स आप वहां तक पहुंचाएं ताकि मरीजों को बिना रुके वो सुविधा मिलती रहे। यही एक मामला उठाया अगर गया। आपको अगर कभी राजस्थान का हेल्थ मिनिस्टर बनने का चांस मिले, आपकी पार्टी की सरकार आए, तो कौन से बड़े फैसले ऐसे हैं कि ये फैसले तो होने ही होने चाहिए? क्या चेंज करना चाहती हैं आप? क्योंकि राजस्थान की जो हेल्थ पॉलिसीज़ है वो इंडिया में फेमस है। अशोक गहलोत सरकार की जो स्कीम्स थी हेल्थ को लेके, तो आप उसमें और कितना ज़्यादा सुधार करना चाहती हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए? ये बात हमने बार बार उठाई है कि जो कोविड मॉडल था वो सिर्फ भारत देश ही नहीं, भारतवर्ष से बाहर भी देशों ने बड़ा उसको सराहा। और ये हमारे लीडर्स का विजन रहता है कि हम बेसिक चीज़ों पे, जो जनता की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उसको हम पूरी करें। अगर मुझे कोई भी डिसीजन, हेल्थ मिनिस्टर नहीं, कोई भी अगर मुझसे सुझाव भी लिए जाएं या फिर ऐसा, तो मैं बिल्कुल जो जड़ है और जो बेसिक लेवल है वहाँ से शुरुआत करना चाहूँगी। हम फोकस करते हैं सिर्फ टर्शरी लेवल पे, SMS अस्पताल, हम वहाँ क्यों, और 5 और अस्पताल हैं वहाँ पर, उनको क्यों डेवलप नहीं करते हैं सरकारी अगर हैं? जैसे बार बार मैंने RUHS का मुद्दा भी उठाया। तो और जो सब सेंटर्स हैं बिल्कुल गांव के लेवल पे हैं, हमें उन्हें थोड़ा सा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले वही सेवा पहुंचा रहे हैं। और साथ ही जो प्रिवेंटिव सर्विसेज हैं उस पर फोकस करना पड़ेगा। बीमारी हो गई है, उसके बाद व्यक्ति हॉस्पिटल तक पहुंच रहा है, पर बीमारी हो क्यों रही है उसके कारण पे हम बात करें, तो बीमारी होने से बचे, प्रिवेंटिव चीज़ों पे हम ध्यान दें। मेरा फोकस उन चीज़ों पे रहेगा। तो अभी भी प्रैक्टिस करती हैं आप MLA बनने के बाद में? अभी मुझे लगता है कि प्रैक्टिस, मेडिकल प्रैक्टिस है, वो ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं 1 घंटे वहाँ पर बैठूं और फिर बाद में उन्हें छोड़कर बाकी कामों में लग जाऊं। ये एक 24/7 जॉब होता है, तो मैं मरीजों को मेरे भरोसे रखकर वैसा नहीं, इसलिए मैं अभी फ़िलहाल मेडिकल प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ। डेफिनेटली फ़ोन आते रहते हैं, वो सुझाव मांगते हैं, रिपोर्ट दिखानी है, व्हाट्सएप करते हैं, या फिर ये ऑफिस पे आ गए लोग रिपोर्ट पे अपने मेरी राय जानने, तो बिल्कुल। पेशेंट्स को मिस नहीं करती आप अपने प्रोफेशन को जो है? बहुत ज़्यादा मैं मिस करती हूँ और वो भी मुझे मिस करते हैं। बहुत लोग ये भी कह देते हैं हमने यहाँ पे एक विधायक तो बहुत अच्छा बना दिया, पर एक अच्छा डॉक्टर हमने डॉक्टर खो दिया। हालांकि लोग ऑफिस पे मेरे पास आते हैं, फ़ोन कॉल से जुड़े रहते हैं कि हमें इस पे आपकी राय चाहिए, या फिर आप, तो ठीक है, वो आकर मिलते हैं, देखते हैं, करती भी हूँ बीच बीच में ऑपरेशंस, पर रेगुलर बेसिस पे नहीं। तो पॉलिटिक्स को ही पूरा अभी बिल्कुल, पॉलिटिक्स के थ्रू ही मैं मेडिकल फील्ड में भी अपना कंट्रीब्यूशन। तो क्या शेड्यूल रहता है अभी पूरे दिन भर आपका? पूरे दिन हमारा बस जनता के बीच कुछ घंटे हैं जो हमने, मतलब सप्ताह में 7 दिन में से अगर ज़्यादा भी नहीं तो 4 से 5 दिन तो रेगुलरली ऑफिस पे रहकर लोगों से मिलना जुलना, क्योंकि 7 दिन कई बार पॉसिबल नहीं होता है, सुबह सुबह जल्दी कुछ प्रोग्राम्स में निकलना होता है, तो वहाँ पर उनसे बातचीत करना, उनकी समस्याएं सुनना, सुझाव लेना, सभी तरह की चीज़ें। और बाकी समय सारा फील्ड में कार्यकर्ताओं से मिलना, लोगों जिनको पर्सनली मिलना है उनसे मिलना, जो सामाजिक कार्यक्रम हैं बहुत सारे वो कार्यक्रम अटेंड करना, गांव में जाकर लोगों से बैठना, यहाँ की समस्याएं, हालांकि समस्याएं हमसे अछूती नहीं हैं, पर सिर्फ जनता के बीच में समय कटता है। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात जो आप MLA बनने के बाद में लगता है कि अब ये चीज़ पीछे छूट गई है? क्योंकि MLA बनने के बाद में अपने चैलेंज आते हैं, लाइफ में प्राइवेसी का एक बड़ा इशू हो जाता है, क्योंकि लाइफ खुल जाती है,
24 घंटे आपको उसी कैरेक्टर में रहना पड़ता है। तो अब ऐसा लगता है कि एमएलए तो बन गए, लेकिन वो जो चीज़ है लाइफ में वो कहीं पीछे छूट गई, क्योंकि जीवन को देखने के अलग अलग रंग होते हैं। आदमी फिल्में देखता है, लिटरेचर पढ़ता है, घूमना फिरना, तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट है पॉलिटिशियंस के साथ में, मुझे जो लगता है बेसिकली। तो क्या मिस करती हैं आप? बहुत बार लोग पूछते हैं कि अब तो आपको टाइम ही नहीं मिलता होगा घर के लिए, बच्चों के लिए, पर मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए चीज़ नई नहीं है, क्योंकि पहले मेडिकल प्रोफेशन में होने के साथ अभी कम से कम रात को सोने को मिल जाता है। रात को बहुत सारी रातें निकलती हैं जब रात को कोई कॉल नहीं आता है। पहले रेगुलरली हर रात 5 से 7 कॉल मिनिमम थे जो मैं अटेंड करती थी, और उठ के भी जाना पड़ता था, बहुत बार ऐसा था। तो बिज़ी पहले भी उतने ही थे, अब भी हैं, बस थोड़ा सा जो नेचर ऑफ वर्क है वो बदल गया है। आप जो बात कर रहे हैं कि मतलब जो पब्लिक एक्सपोजर है उसमें हमारी थोड़ा तो वो समस्याएं उन लोगों के लिए आ सकती हैं जिनका रूप पब्लिक में अलग है और पर्सनल लाइफ में अलग है। आप अगर मुझे मतलब जयपुर में भी अगर कहीं मिलेंगे तो हम ऐसे ही मिलेंगे आपको, ठीक है। जयपुर में मैं बहुत बार होता है कि हमारे निजी लोगों से हम मिल रहे हैं तो गाड़ी खुद ड्राइव करना मिल जाएगा, कोई सिक्योरिटी नहीं, तो मुझे ये महसूस नहीं होता है कि कुछ लाइफ में अलग कुछ फ़र्क आया है। बाद में आगे क्या होता है वो पता नहीं है। एक वीडियो देखा था आपका इलेक्शन के बाद में या फिर नामांकन के बाद में, आप डांस कर रही हैं गाड़ी के ऊपर तेजल सुपर डुपर वो सारी लोगों की शक्ति, अच्छा उनकी अपील रहती है वो भी, और वो माहौल ऐसा था कि नामांकन का वक्त था और जो लोगों की भीड़ उमड़ के आई, जो उनके इमोशंस आए, अब कमाल की भीड़, हवा में हर जगह उनके इमोशंस थे, उनमें एक एनर्जी थी, और उस एनर्जी से ही मुझ में एनर्जी आई। वो लोग डांस कर रहे हैं और ये सब है, तो मुझे भी लगा कि हाँ माहौल बिल्कुल वैसा है, और उस डांस के रूप में ही हमारी एनर्जी बाहर आई थी। और मैंने कहा था ना कि एमएलए बनने के बाद में क्या मिस करती हैं, तो ये मिसिंग है कि डांस आपने पहले भी किया होगा बतौर डॉक्टर, बतौर स्टूडेंट, घर परिवार में, शादी पार्टियों में, लेकिन एज ए लीडर आपने जो डांस किया वो पूरे राजस्थान ने देखा, तो ये चीज़ें मिसिंग है। और अभी भी ये तो चलता है, क्योंकि एक महिला नेता होने के नाते ना मेरे पास ये प्रिविलेज है कि मैं जब भी कोई जलवा का फंक्शन है, कोई और शादी ब्याह के फंक्शन है, वहाँ पर हमारे महिलाओं का नाच गाना हो रहा है, तो बिल्कुल उनमें उन्हीं की तरह रहना, उनके साथ में नाचना गाना, गीत गाना मेरे को वो नहीं आता है पर उनके साथ में बोलना, तो ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि कुछ अभी अलग महसूस हो रहा है, पहले जैसा चलता था वैसा ही है। तो हम ये चाहते हैं कि आपके जीवन में जो नाचना गाना है, हंसी खुशी है, ये लगातार बनी रहे, और खूब सारी बातचीत हुई है आज आपके साथ में, बहुत अच्छा पॉडकास्ट आपके साथ में हुआ है, और जैसे कि मैंने बताया कि आप चौथी बार जब मेरे साथ इंटरव्यू करें तो एक बहुत अच्छी जिम्मेदारी के साथ में, इससे भी बड़े पोर्टफोलियो के साथ में आपके साथ में मुलाकात हो, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो डॉक्टर शिखा मिल बराला थी जिनके साथ में आज हमने ये पॉडकास्ट शूट किया है, और आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हम तक आपका रिव्यू जरूर पहुंचाइए। शिखा जी आपका बहुत बहुत आभार, आप हमारी स्टूडियो बढ़ाई, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभार, और मुझे भी लगता है अगले और अच्छे प्लेटफॉर्म पे अपन मिलेंगे। थैंक यू।